किसी की भी ज़िंदगी ना आसान नहीं होती, किसी की भी, चाहे वो नबी हो, पैगंबर हो, हम और आप हो, नौकरी पेशा हो या वो कारोबारी लोग हो। ये मैंने प्रैक्टिकली अपने बच्चों के साथ भी किया है और आज भी मैं अपने बच्चों के साथ ये करता हूँ कि जब मेरा बेटा छुट्टी पर होता है तो मैं उसको अपनी किसी भी डिपार्टमेंट में लगा देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि ना अपनी ज़बान पे काबू करोगे तुम, जैसे भी बातें करते हो, सही बात। जो भी मौजू पे बातें करते हो वैसे ही बातें करोगे। एक बात। दूसरी बात, काम कराओ इससे। गर्दन का सरिया सबसे पहले जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जब भी 2-3 दफ़ा देखा कि हमारे ना जो अच्छे यूनिवर्सिटी से जैसे IB वगैरह से जब बच्चे ग्रेजुएट होते हैं ना, तो सामने अगर कोई RSM या ZSM बैठा हुआ है और सेल्स वाला बंदा है और मंझ के उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सेल्स की हुई है, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया है, सबसे पहले तो वो कहता है इसके गर्दन का सरिया चेक करना है मुझे। सही है। हमारा नेशनल स्पोर्ट क्या है? कहने को हॉकी है, ऐसा है नहीं भाई। हमारा जो नेशनल पास टाइम है ना वो है क्रिब करना। आओ ढूंढे भंड क्या है। हम चाय पे बैठते हैं, बोलते भाईजान आपको पता है इतना हो गया बिजली का बिल, ओबे यार तुझे नहीं पता मेरा तो यूं हो गया डीजल का बिल, ओबे यार मेरा तो फलाना जनरेटर उड़ गया। हर आदमी बता रहा है, वन अप हो रहा है किस बात पे? कि मेरी जिंदगी ज्यादा स्क्रूड अप है। ज़्यादा स्क्रूड अप। या आपका एक्शन और आपके कॉल और फेल में तजाद इसलिए है क्योंकि आपके अंदर अलाइन नहीं हुआ हुआ कि आप वैल्यू करते हो पैसे को या नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बेहतरीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक। यार क्या करें, आपको जब एक दफ़ा बुलाते हैं तो फिर टॉपिक्स इतने सारे हैं आपसे बात करने के लिए कि दिल चाहता है कि बात करता रहे आदमी। थैंक यू। क्योंकि मल्टीलेटरल चीज़ों पे काम किया हुआ है आपने, और पुराने पॉडकास्ट के बाद हमने सेक्स लाइफ पे किया था, उसके बाद बुलाना बनता ही बनता है। क्योंकि एक्चुअली वो एक एक्सटेंशन ऑफ योर पर्सनैलिटी था जो हमने शो ऑफ किया था, क्योंकि आप मेडिसिन से भी आपका ताल्लुक है, आप डॉक्टर भी हैं और आपने बहुत बेहतरीन उसको, बड़ा मुझे जो फीडबैक आया उन्होंने कहा कि यार इससे ज़्यादा डिसेंटली और केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स हो नहीं सकते थे। तो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सो मच एंड थैंक गॉड कि यूके बड़ा सेंसिटिव होता है बिल्कुल ऐसा। दिस वाज द रीजन आई चोज यू एक्चुअली, और अल्हम्दुलिल्लाह यू डिड ग्रेट जस्टिस टू दैट। आई थिंक वी बोथ डिड वेल। बिल्कुल। और अब बेसिकली जो आपको जो हैट पहनना है वो बेसिकली वो डॉक्टर वाला हैट उतार के आपको बिजनेस कोच वाला हैट पहनना है जो एक्चुअली आप हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा यासिर भाई आप थोड़ा सा स्टेज की टोन सेट करें कि व्हाट मेक्स यू क्वालिफाइड फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन ऑन बिजनेस कोचिंग, ऑन मेकिंग मनी, ऑन बिल्डिंग बिजनेसेस। ओके, फेयर इनफ। तो जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन, वैसे तो बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ डॉक्टर। तो MBBS करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैंने हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया कि दिस इज़ नॉट समवेयर दैट आई एम गोइंग टू एंजॉय माई सेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड दिस इज़ समवेयर दैट आई डोंट बिलोंग। सो मेरा ना दिल करता था कि मैं यहाँ से निकलूँ, मैं कुछ और करूँ, मैं आई कैन डू मोर, आई कैन डू बेटर। यहाँ पे मेरा ना मिजाज के मुताबिक वो चीज़ें नहीं हो रही जैसे मैं चाहता हूँ। Okay. और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे या वहाँ का माहौल में AC था या नहीं था। नथिंग ऑफ द सॉर्ट। दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन दैट इज़ एक्साइटिंग फॉर मी। मैं रोज सुबह उठ के ना बिस्तर से छलांग मार के नहीं उठ रहा हूँ, किक नहीं मिल रही थी, मैं चाहूँगा और मैं आज ये करूँगा और आज मैं ये ऑपरेशंस करूँगा और आज मैं यूँ करूँगा, इससे मुझे किक नहीं मिल रही। सो अर्ली ऑन मैंने ये रियलाइज़ किया कि बॉस ये तो हो गया भंड। अच्छा, आई हैड सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन बिकॉज 8th में जब वो होता है ना आप चूज़ कर रहे होते हैं कि जी साइंस ले लो कॉमर्स ले लो, तो उस वक्त मेरा ख्वाहिश और शौक़ ये था कि मैं कॉमर्स ले लेता। ओके। लेकिन मैं उस जनरेशन का हूँ ना जहाँ पे बताया जाता था कि बेटा आप जो है ना डॉक्टर बनेंगे, और आप कहते थे मैं तो आप कहते ठीक है भाई, स्कोप बहुत अच्छा है, नोबल प्रोफेशन है, वो है और सब अच्छा। और ये बात देखें, पैसे बहुत है। तो बॉस पैसे तो ना दूध वाले के पास भी बहुत होते हैं, ठीक हो गया भाई, कैटल फार्मिंग में भी बहुत पैसा है। हमारा तो स्कोप इसको कहा जाता है ना कि पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। सो दिस इज़ द रॉन्ग स्कोप। पैसा सबके पास है और पैसा किसी के पास नहीं है। डॉक्टर भी जो है ना वो कसमा पुरसी में रह रहे हैं, और जो डॉक्टर नहीं है उनके पास भी, जो भी प्रोफेशन में है वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। माचिस की जिसकी फैक्ट्री है ना वो भी अरबों रुपए की माचिस बेचता है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो एनीवे, कमिंग बैक, अर्ली ऑन आई डिसाइडेड कि जी आई नीड टू चेंज। That's when I started to venture out into more creative areas. Okay. Went into media for a long time. Media के दौरान ही जो है ना I made a good amount of money, alhamdulillah. Okay. So Allah has been very kind to me. Media sales में थे आप? Media sales में नहीं था मैं, media programming में था। तो मैंने अपनी करियर स्टार्ट किया एज एन RJ और उसके बाद फिर मैं बन गया VJ, और इसी दौरान जो है वो मैं वॉइस ओवर्स भी कर रहा था। Okay. तो इश्तहारों वगैरह में जो आवाज़ें होती हैं, मुंसलिक हो गया आप? तो मीडिया से मुंसलिक हो गया, और इसी में 2-3-4 नौकरियाँ मैंने उसी वक्त पकड़ ली।
बिकॉज इट वॉज सो एक्साइटिंग फॉर मी। एंड क्रिएटिव फ्रीडम भी थी आपको। बहुत सारा फ्रीडम था ना, तो आप जो ना एज एन आरजे कुछ घंटे काम कर रहे थे, फिर एज अ वीजे इंडस उस वक्त जमाने में होता था, इंडस म्यूजिक, वो उस पर कुछ काम कर रहे थे, फिर एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर रहे थे। तो मुझे याद है उस वक्त वैरायटी बहुत थी, और मैं गाड़ी में रहता था। ओके, मेरी गाड़ी में 3-4 जोड़ी कपड़े टंगे होते थे, और बस मैं तैयार हुआ, वहाँ पहुँचा, तैयार हुआ, मैं मुसलसल बहुत खुश चल रहा हूँ। इस दौरान मेरा जो अगर हॉस्पिटल का चक्कर है ना, तो वो मेरे लिए एक सज़ा है कि अबे यार ये कौन जाएगा। सो दैट्स व्हेन द रियलाइजेशन किक्ड इन। प्री डिस्पोजिशन होती है हर शख्स की, और वो प्री डिस्पोजिशन जो है ना, वो आपके दिमाग के अंदर होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी सोचेंगे तो हर गैदरिंग में या बेशतर गैदरिंग्स में एक दोस्त होता है जो जब आप कहीं पे भी पिकनिक पे जाते हैं ना, तो वो पता है बैठा हुआ क्या सोच रहा होता है, यार यहाँ ज़मीन कितने की मिलती है, अगर मैं ज़मीन पे ये कर लूँ कहीं और चल रहा, क्या किराया होगा। सही बात है, सही है। आप फार्म हाउस पे लेके जाएंगे ना, तो बोले कितने एकड़ पे भाई, तो कह लेंगे जी मिसाल है 10 एकड़ पे। ओके, क्या एकड़ है यहाँ पे, आप कहेंगे जी 100 रुपये का एकड़ है। ओके जी, इसका मतलब इसने 1000 रुपये यहाँ लगाए, कितने पैसे दिए हमने इसको आज की पिकनिक पे, और क्या खर्चा हुआ है, तो इसने ये ROI निकाला, ये दिमाग में उसके ROI चल रहा होगा, और इसने ये जानबूझ के नहीं किया है, वो प्रीडिस्पोज्ड है। दिस इज हु आई एम। ओके, एंड आई हैव ऑलवेज बीन दैट। सही है। एंड जो इस तरह के लोग होते हैं, वो उनको जो है वो एक और भी चैलेंज होता है, और वो चैलेंज ये होता है कि दे डू नॉट वांट टू अबाइड बाय द रेगुलर सिस्टम, दे वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आप बोलेंगे जी ये पुलिस वाला गलत है और ये लॉ गलत है। वो ये कहते हैं कि बॉस अगर ये काम ए तरीके से हो रहा है तो मैं इसमें A+1 क्या कर सकता हूँ, इसको बेहतर क्या बना सकता हूँ। कि फॉर एग्जांपल वो उसी पिकनिक की अगर हम मिसाल ले लें, तो पिकनिक पे जब वो जाता है और वो कहता है कि बॉस अगर ये पानी की थ्रो के साथ एक टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक गीज़र लगा देगा ये, तो ये 4 पैसे और चार्ज कर सकता है। तो वो मीन्स ऑफ इम्प्रूवमेंट भी ढूंढ लेता है। दिस इज वेयर द बिजनेसमैन माइंडसेट कम्स इन और द एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव कम्स इन। दिस वाज ऑलवेज देयर। कुछ बिजनेसेस किए, उसमें कुछ फीडबैक्स भी मिले, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स पे आपने जो है ना कुछ लर्निंग्स भी ली और कुछ आपने सक्सेसफुली काम भी किया। तो मीडिया में काम करने के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस की तरफ भी आए कॉन्स्टेंटली। रियल एस्टेट में भी आपने काम किया। आई ऑलवेज बिलीव्ड इन रियल एस्टेट। सही है, क्योंकि तो ये वर्टिकल साथ साथ आप ये वर्टिकल कॉन्स्टेंटली चलता रहा है। उसी दौरान जो है ना आई ऑल्सो इन्वेस्टेड विद समवन इन अ कॉल सेंटर। दैट वाज फीडबैक फॉर मी बिकॉज I had no information and no knowledge, और मैंने blind trust किया उसके साथ, and that led to some learnings. फिर वो डूब गए सारे पैसे और वो कुछ उधार भी चढ़ गया, and then I said okay, तो वापस कुछ काम करते हैं और फिर इस उधार को भी निपटाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। So anyway, coming back, long story short, कुछ पोर्शन मैंने नौकरियों का भी जिंदगी में गुजारा, मीडिया चैनल्स के साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, मीडिया ही वर्टिकल के अंदर प्राइमरली, ठीक है। Then several years ago, about 8 years ago, I figured that's it. अगर मैंने अब लीप ऑफ फेथ नहीं लिया तो फिर मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा। तो सर नौकरी में ही थे आप? मैं नौकरी में था, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर था, मेरी सैलरी बेहतरीन चल रही थी। मुझे मेरे CEO ने, जो उस वक्त नए CEO आ रहे थे, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, क्योंकि आपकी प्रॉक्सिमिटी होती है एट अ सर्टेन स्टेज एंड एट अ सर्टेन। लेकिन फिर वही चीज़ किक इन करके कि यार अभी और बहुत कुछ है जो हो सकता है। यस, तो मुझे याद है उन्होंने कहा डॉक मैं चाहता हूँ कि ये वाला डिपार्टमेंट भी तुम हेड कर लो। तो मैंने कहा बॉस मैं तो अगले हफ्ते इसी दिन पे रिज़ाइन करने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा व्हाट कैन आई डू टू मेक यू स्टे? आई सेड नथिंग, आई एम लीविंग। मैं सिमरन हूँ, मैं जीऊँगी अपनी ज़िंदगी। आई डिसाइडेड। सो ही सेड अच्छा ठीक है, अब there's nothing that can be done. And then alhamdulillah God has been very kind. So multiple verticals including media, real estate, agriculture and so on and so forth, woodworks, the alhamdulillah from what I've learned by my studies is कि आपको 7 verticals में अगर काम करेंगे आप, that is when you should start to feel safe. Okay. 7 verticals. सही है। And by verticals I don't mean कि सर मैं पैंट भी सीता हूँ, मैं शर्ट भी सीता हूँ, मैं no. Diversified. ये सिलाई एक है। हाँ। कि मैं ये सर्विसेज दे सकता हूँ, जैसे मीडिया, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, ये एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी पोर्टफोलियो इतना डाइवर्स हो कि आप 7 पोर्टफोलियोज या वर्टिकल्स में काम कर रहे हो, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपने 7 अलग अलग स्टॉक्स खरीद लिए। हाँ सही है, वो तो स्टॉक्स ही हुए ना। ये तो एक वर्टिकल है ना भाई। बिल्कुल सही है। सो यू नीड टू बी इन्वेस्टेड इन 7 डिफरेंट वर्टिकल्स। अच्छा, ये 7 का जो फिगर है ये आपके अपने एक्सपीरियंस से आया या कोई रिसर्च वगैरह सब? ओके, सो द रिसर्च इज ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से नहीं आया। मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि सर 7 क्यों, 700 क्यों नहीं, 7,000 क्यों नहीं, व्हाई नॉट?
आई वॉन्ट इट ऑल बिकॉज मिनिमम 7 की बात कर रहे मैं हैं कह रहा हूँ मिनिमम 7 पे तो आप सोचना शुरू करें कि अच्छा हाँ ये तो हो गया माइल मार्कर 1, अब इन 7 को मैं मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ. सही है. So then, that's when I started to research and study what it means to have these 7. देखिए 7 पोर्टफोलियोज या वर्टिकल्स इसलिए क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मेरी सिलाई की दुकान नहीं चल रही तो मेरी नाई की दुकान चल जाएगी. हेजिंग है बेसिकली. हेजिंग है ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं. एंड द पेंडेमिक वाज अ रियलाइजेशन फॉर अ लॉट ऑफ अस. बिल्कुल. सो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन गॉट फीडबैक कि साहब आप हैं एक वर्टिकल में और ये वर्टिकल हो गया है कोलैप्स. और वो वर्टिकल जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था. स्कूल्स के कभी बंद होंगे, हॉस्पिटल्स, यस, प्लेग्राउंड्स, ये तो होता था कि ये तो हमेशा चलते रहेंगे. सर मेरे आप भी स्कूल. या वी हैव सम स्कूल्स इन द फैमिली एंड स्कूल्स वर स्ट्रगलिंग. बिल्कुल. कि भाई इसको रिटेन कैसे करूं मैं इस बच्चे को, फीस कैसे मैं लेकर आऊं वापस. जूम कॉल्स पे हो रही हैं पढ़ाइयाँ एंड आई किड यू नॉट, मैंने खुद अटेंड किया अपनी, मेरी बेटी क्लास 3 में थी उस वक्त. मैंने सोचा कि मैं अभी क्लास लेता हूँ इसके साथ ताकि ये सोए नहीं. साहब मैं एक क्वालिफाइड आदमी हूँ, क्लास 3 की टीचर मुझे नहीं समझा पा रही थी कि वो क्या पढ़ा रही है क्योंकि मुझे आधी आवाज़ आ रही थी आधी नहीं आ रही थी. मुझे खुद नींद आ रही थी, मैं छोटे बच्चे से कैसे वो वैल्यू एडिशन थोड़ी है जो एक नहीं हो सकता ना, वो जो इंटरेक्शन होता है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. एनीवे, सो दैट्स वेयर द रिसर्च कम्स इन कि 7 डिफरेंट वर्टिकल्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. डाउन स्ट्रीम्स या अप स्ट्रीम्स नहीं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स. दैट इज व्हेन यू शुड और व्हेन यू कैन स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल. ऑलराइट, द नंबर ऑफ कंपनीज में वेरी, सही, बट इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स. अच्छा, that's the first thing. The second thing that I realized was there is a huge challenge with 9 people out of 10. और उसकी जो सबसे बुनियाद है वो हमारा एक बिलीफ सिस्टम का एक प्रॉब्लम है. और वो ये है कि मैं आपसे अगर कहूँ कि यार फाद साहब आप क्या करते हैं, और अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं और मैं कहूँ कि जी यू सीम टू बी एन एंटरप्रेन्योर एट हार्ट, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाई आरंट यू डूइंग व्हाट यू नीड टू डू और व्हाट यू वांट टू डू. तो आपका यूजुअली जवाब होता है भाई बीवी बच्चे वाला हूँ, नौकरी है, पैसे आ रहे हैं यार, अल्लाह का शुक्र है भाई, आजकल मुझे बहकाओ नहीं है, मुझे बहकाओ नहीं. या दूसरा ही आता है भाई शौक तो बहुत है, पैसे नहीं है मेरे पास, क्या करें यार. है तो पैसे ना, पैसे से बिजनेस नहीं होता. सही बात है. पैसों से अगर बिजनेस हो रहे होते ऑनेस्टली स्पीकिंग तो किसी भी बड़े बिजनेसमैन का बेटा बड़ा और बिजनेस कर रहा होता, वो कभी भी पैसे डुबो के जीरो नहीं कर रहा होता. कितनी स्टोरीज है हमारे पास. स्टेटिस्टिकली थर्ड जनरेशन तबाह कर देती है, फर्स्ट जनरेशन बनाती है, सेकंड जनरेशन मेंटेन करती है. स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग थर्ड जनरेशन गिरा देती है उस पूरे महल को. क्या है भाई, थर्ड जनरेशन को पैसा तो मिला था, ऐसा ही है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला था, वो वर्क एथिक नहीं मिला, वो रिसोर्सफुलनेस नहीं मिली. तो हम यहाँ रिसोर्स को समझते हैं कि जी मेरे बटवे मेरी रिसोर्स है, मेरा बैंक बैलेंस मेरा रिसोर्स है. दैट इज़ द लास्ट रिसोर्स. बिकॉज ये रिसोर्सेज, और ये बहुत सारे लोग नीश, बड़ी क्लीशे सी बात है कि जी स्टीव जॉब्स ने कहाँ से शुरू किया, फलान ने कहाँ से शुरू किया. इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. 90% पीपल हु हैव रियली मेड इट बिग. आफ्ताब टपाल साहब ने कहाँ से शुरू किया था? दुकान से स्टार्ट किया था, ठेले दुकान से स्टार्ट किया था यार. बड़े बड़े ब्रांड. स्टूडेंट बिरयानी कहाँ से शुरू हुई भाई? बिल्कुल ठेले से स्टार्ट हुई थी. ऐसा ही है ना. कोक कहाँ से शुरू हुई? एक दुकान से, एक फार्मेसी में से. ऐसा ही है. These beautiful, humongous businesses started from these small beginnings, and you always have to start small. So that's the challenge. हमारा belief system ये है कि बॉस मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. अच्छा, एक और चैलेंज है इसमें. बहुत दफ़ा क्या होता है कि जब हम बिज़नेस की बात, फॉर एग्जांपल यू हैव टू ब्रेक द चेन. अगर आपके पास सब नौकरियां करते आए हैं ख़ानदान में और आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप ये चाहते हैं कि बिज़नेस करके उसका फल उसी जनरेशन में काट लें, जबकि ऐसा नहीं है. क्योंकि 36 साल में अगर आपको होश आया है और आप बिज़नेस करना शुरू करेंगे तो 10-20 साल तो अभी आप रहने दें. मतलब 55-60 में जाके आप वो एम्पायर बिल्ड करेंगे तो उसका फल आपकी औलाद और औलाद की औलाद, जो आपने तीसरी नेशन की बात की, तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि यार अब तो बुढ़े हो गए, अब क्या फ़ायदा. तो ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, अपने आने वाले लोगों के लिए कर रहे हैं. मेरा एक सवाल है और मेरे वालिद ने मुझसे ये सवाल पूछा था और मैं अब ये हर अपने क्लाइंट से, लाइक यू सेड, क्योंकि मैं बिजनेस कोच हूँ, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई आस्क पीपल. एंड इफ दे आर मैरिड विद चिल्ड्रन, दैट्स द क्वेश्चन. लेट्स से यू आर माय क्लाइंट एंड लेट्स रन दिस राइट नाउ. फाद आपके बच्चे हैं? जी. कितने बच्चे हैं, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? 2 बच्चे. बेटा बेटी? जी. लवली, ब्यूटीफुल हो गए माशाल्लाह. सो बेटे का क्या नाम है फाद आपके? महद. महद. और बेटी का? इंशिरा. इंशिरा. ज़बरदस्त. सो मुझे बताएं, आज महद और इंशिरा के पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, और वो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले तो उस वक्त उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो कि बेटा अगर दिल करता है तो CV अपडेट करो अपनी और जाके नौकरी के लिए
अप्लाई कर लो। और जिस दिन तुम्हारा जहन कहे कि अब मैं तैयार हूँ, उस दिन तुम अपनी ये नौकरी छोड़ना और बाप की कुर्सी पे बराबर में लगाना कुर्सी अपनी CEO के कमरे में। तुम्हें ये गारंटीड पोजीशन अवेलेबल होगी। ऐसा ही चाहे आप उसको अपनी ही कंपनी में जलील करें, उसी के कंपनी में आप उसको ग्रो करवाएं और आप बोले बेटा आप मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर आएंगे, लेकिन दिस इज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर unlike any other because this is a person who is guaranteed that top chair। ऐसा ही ऐसा ही आ जाए इसमें हम उल्टा कर लेते हैं। आपने भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी की है, आप ग्लोबल CEO हो जाएंगे, इससे ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इससे ऊपर तो नहीं हो सकते ना आप बिल्कुल कि जी मैं पूरी दुनिया के टॉप उस पे बैठा हूँ सीट पे। तो ग्लोबल CEO का जब बच्चा या बच्ची आता है तो वो क्या लगता है? वो भी मैनेजमेंट ट्रेनी लगता है, मैनेजमेंट ट्रेनी एट बेस्ट। और वो भी वो वाला मैनेजमेंट ट्रेनी जिसको जो मैनेजमेंट ट्रेनी ही है, बेटा जीरो से आओगे अब तुम। हाँ, जीरो से आओगे। तुम्हारे अब्बू हो गए हैं रिटायर अब, और अब आपकी हाउस होल्ड इनकम क्या है बात? रिटायर्ड आदमी, इसकी तो जीरो हो गई इनकम। अब इसने जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो कर चुका है। तो ये बच्चा है ना, इसके पास ये गारंटीड ऑप्शन है नहीं। कहाँ से शुरू कर रहा है ये? जीरो से। वहाँ से जहाँ पे आपने 30 से 35 40 साल पहले शुरू किया था। तो आपकी फैमिली ग्रो कर रही है क्या? नहीं। आप तो वहीं खड़े हुए ना बॉस। 35 साल के बाद भी आप होंगे ग्लोबल CEO, लेकिन आपका बच्चा कहाँ है? वहीं जहाँ 35 साल पहले उसका बाप था। वाओ। सिंपल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल तो करें ना। व्हाई डू पेरेंट्स डू व्हाट दे डू? हम क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए? हम वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं अपने बच्चे को अच्छा करा सकूं, पढ़ा सकूं, लिखा सकूं, वो गाड़ियां दे सकूं या वो कंफर्ट्स दे सकूं जो मेरे पास नहीं थी। सो हाउ इज दिस एनी डिफरेंट? है ना? क्योंकि 9 people out of 10 जॉब्स क्यों करते हैं? शौक से नहीं, टू मेक एंड्स मीट, मजबूरी से। बिल्कुल ऐसे ही है कि भैया नौकरी है, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा ही है, है ना? तो बेहतर है इनके पास नहीं। ऐसा ही है। जब सेठ का बच्चा आता है उसकी टोरी अलग होती है। और मैंने देखा, मैंने जिन सेठ लोगों के साथ काम किया है बहुत दफ़ा अच्छे, मैंने उनके साथ एक, जैसे आपने कहा ना कि वो आएगा मैनेजमेंट ट्रेनी से ही, हाँ, लेकिन वो मैनेजमेंट ट्रेनी को आप उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह ऑर्डिनरी मैनेजमेंट ट्रेनी को आप ट्रीट करते हैं, क्योंकि आपको पता है सेठ का बेटा है। कुछ भी हो, सेठ उसको जलील करे, कुछ भी करे, वो जाके बैठना उसको वही है। साहब आप आज उसको जलील कर लें, कोई मसला नहीं, उसकी लर्निंग है, उसको वर्क एथिक बेसिकली डेवलप करवाते हैं और उसको आप ग्रूम कर रहे होते हैं कि जी आप एक मैनेजमेंट ट्रेनी को नहीं ग्रूम कर रहे होते, आप अपने नेक्स्ट बॉस को ग्रूम कर रहे होते हैं एज एन एम्प्लॉई। दैट इज व्हाट योर ट्रेनिंग। ऐसा ही है कि बॉस ये जो लड़का या लड़की आया है मेरे पास आज, ये बच्चा आज मेरे नीचे है और मुझे ये पता है कि 3 साल के बाद ये मेरे ऊपर से ऊपर बैठा हुआ होगा। बना के रखो और सब इसके करीब हो जाओ। ये सब चीज़ होती है। इसको मैं वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो मुझे 10 साल लगे सीखने में। इसको मैं जल्दी जल्दी पिलाऊं ताकि ये जल्दी जल्दी बॉस बने और मैं इसके काम आ सकूं और मेरी अपनी तरक्की इस बात पे भी डिपेंडेंट हो कि मेरा ऐसा ही है। बिल्कुल। तो मैं इसके साथ रैपोर्ट भी बना के रखूंगा, चीज़ें भी करके रखूंगा। तो देखिए बात ये है कि एक तो आपने ये अपॉर्चुनिटी दी अपनी औलाद को, सही, या अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। अगर तो वो आके CEO बनना चाहता है तो श्योर, नहीं बनना चाहता, दिस इज़ अ बिग मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक। हो सकता है कि मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मेरा बेटा इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द साइंसेज एंड मेरी बेटी इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द आर्ट्स। सही है, ठीक हो गया। सो आई विल ऑल्सो हैव टू बी वेरी कि इनकी इंक्लिनेशन वर्सेस इनकी जो चॉइस ऑफ प्रोफेशन है वो क्या है, और उसमें कैसे अपॉर्चुनिटी, और उसमें कैसे मैं इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। एक बात हो गई। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा ही CEO बने। आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल CEO हायर करें और बोले ये जो है ना ये है बोर्ड के चेयरमैन। सही है, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। सही है, ऐसा ही है ना भाई। तो लुई विटॉन का जो ओनर है जिसका इंतकाल हुआ अभी रिसेंटली, वो खुद थोड़ी बैग्स बनाता था, बिल्कुल ऐसे नहीं बना रहा ना भाई। ज़ारा का जो ओनर है वो खुद थोड़ी कपड़ा काट रहा है, उसके बच्चे भी कपड़ा नहीं काट रहे। वो कह रहे हैं कि भाई कंपनी का डायरेक्शन हमें ये नज़र आ रहा है। नाउ CEO प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करते हुए और अपने प्रोफेशनलिज्म के तहत आप चलाएंगे इस डायरेक्शन में। एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी वुड लाइक टू अचीव because we have this and we own this brand. And that's the job of the CEO. So you hire the right people and you place them in the right places. बिल्कुल। ये अपॉर्चुनिटी भी कौन देगा आपके बच्चों को? आप ही देंगे, और कौन देगा? आप देंगे बॉस, या आप देंगे या फिर आप इंतज़ार करेंगे कि भाई तुम खुद ही क्रिएट कर लो अपने लिए। बट 9 times out of 10 रिसोर्सफुल नहीं है। और इससे खास तौर पे जो आपने वर्टिकल्स क्रिएट करने की बात है, फॉर एग्जांपल आप किसी 2 वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, आपने अपने बच्चे का इंक्लिनेशन देखा,
कि इस वर्टिकल में है, आपने उसकी जान पहचान लेनी शुरू की, उसकी नो हाउ लेनी शुरू की, कुछ आपकी भी लर्निंग्स हुई, आपके बच्चा आपके साथ ग्रो किया, बाय द पैसेज ऑफ टाइम के 5-6 साल बाद आपकी इतनी नॉलेज है उस बच्चे के साथ कि आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, तो आपकी भी हेल्प हो सकती है एक वर्टिकल डेवलप करने में। एब्सोल्युटली, मतलब सो दिस इज रियली वंडरफुल पॉइंट एक्चुअली। सो फॉर एग्जांपल मेरे बेटे को ना पिछले साल तक ये शौक था कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा। अभी वो उस फेज में है जहाँ पे वो अभी एक्सप्लोर कर रहा है कि कभी आर्किटेक्ट बनना है, कभी कुछ बनना है, एंड आई वांट टू इनकरेज कि तुम एक्सप्लोर करो। सही है, ये मत करो कि हमारे अब्बा और अम्मा दोनों डॉक्टर हैं तो मैं भी डॉक्टरी पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मैं बिजनेस में घुस जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम वो पढ़ो जो तुम्हें सूट करता है और फिर तुम वो काम करो जो तुम्हें सूट करता है। अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप सूट करती है, श्योर। हाउएवर अगर तुम एक आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, मैथमेटिकल किसी भी और तरीके के इंसान हो तो तुम वो कर सकते हो, एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दिस इनटू योर ओन बिजनेस। बिल्कुल। एंड आई विल ट्रेन यू टू डू दिस. I will teach you how to incorporate all of these learnings into your business. So similarly, for example, मेरी जो मेडिकल का बैकग्राउंड है, जाहिर है कि मैं दवाएं तो प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा इस वक्त, बट मैं एज अ कोच ये सारा न्यूरोप्लास्टिसिटी इसलिए समझ पाता हूँ बिकॉज आई हैव द बेसिक नो हाउ ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी एंड द ब्रेन फंक्शंस एंड वर्क्स. तो वो मेरी पढ़ाई यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर जाती है. बिल्कुल ऐसे ही. सही है. सिमिलरली बिजनेस में 9 times out of 10 हम ये कहते हैं कि बाप का दूध का काम था तो बेटा भी दूध का काम करेगा. बाप का बिल्डिंग बनाने का काम था तो बेटा भी बिल्डर बनेगा. ये कहाँ लिखा है भाई? वॉज योर फादर अ सेल्स पर्सन फहद? नहीं. माई फादर इज अ बैंकर. नहीं, कितने डिफरेंस है ना? सही बात है. बिकॉज ही इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल. हाँ. आई एम नॉट माई फादर. I should not try to be my father. I can be a modified version जहाँ पे मुझे वालिद से कुछ जूस मिला और मुझे माहौल ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई और इसका अमेलगमेशन यानी कि इसका मुजस्सम अब मैं हूँ और इसके हिसाब से मुझे बेहतर चीज़ें करनी है. वैसे ही अपनी औलाद को भी तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना कि बेटा, अगेन टू कम बैक टू योर पॉइंट कि सारे नौकरी पेशा हैं तो बच्चा कैसे कारोबारी हो जाएगा. देखिए साहब, क्या बच्चा एग्जैक्टली आपकी शक्ल का है? उसके सारे वही शौक हैं, उसकी आवाज़ भी वैसे ही और दाढ़ी भी वैसे ही उगती है, उसको बीवी भी वही पसंद आई जो आपको पसंद आई थी. ऐसा होता नहीं ना, और हो भी नहीं सकता क्योंकि वो उन 8 अरब नई कहानियों में से एक है जो अभी आई है और ये कहानी बनेगी और इन्फ्लुएंस होगा आगे और इस कहानी को अपनी ज़िंदगी खुद जीने दें आप. फैसिलिटेट ज़रूर करें. एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आई ऑनेस्टली बिलीव इन इट, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द ओनली वे फॉर द वर्ल्ड टू प्रोग्रेस. हम अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं क्रिएट करेंगे ना, द वर्ल्ड विल स्टॉप प्रोग्रेसिंग. बिल्कुल. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात होती है आपके भी प्रोफाइल में. इट्स रिटन कि यू एक्चुअली हेल्प पीपल टू गेट फाइनेंशियली फ्री. फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ अ वेरी वेग वर्ड. तो क्या इसका मतलब ये है कि अमीर हो जाना? ये फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या और ये क्या नहीं है? ओके, मुझे बताएं. बहुत अच्छा सवाल है भाई. ओके, देखें, पहले तो हम समझते हैं कि फ्रीडम क्या है, आज़ादी. और पहला सवाल ये है कि आज़ादी किस चीज़ से चाहिए आपको. सही है. सो आज़ादी अपनी मर्ज़ी करने का नाम है. तो ये आपकी डिपेंड करता है कि हु यू आर एंड व्हाट यू वांट. मेरे पर्टिकुलर केस में मुझे आज़ादी चाहिए थी कि मुझे एक पहला, आई डोंट वांट टू रिपोर्ट टू समवन. सही है. एंड आई डोंट वांट टू कन्फर्म कि आपने मुझे बोला 9 to 5 है तो मैं 9 बजे आऊँगा और अगर मेरे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 11 बज गए हैं तो मेरा बॉस कुछ कह तो नहीं रहा लेकिन यूं ज़रूर देख रहा है भाई. या मुझे ये कोई बताएगा कि बॉस आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कंपनी का मैंडेट ये है. सो फॉर एग्जांपल मैं एक फ़र्ज़ी मिसाल दे देता हूँ. अगर आपकी और मेरी एक कंपनी और हम एक कंपनी में नौकरी करते हैं और लेट्स से ये कंपनी जो है वो कॉफ़ी बेचती है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, और मेरा और आपका एक आइडिया है कि बॉस कॉफ़ी तो हम बेच रहे हैं लेकिन कॉफ़ी के साथ अगर हम कपल करके कोई एक नई चीज़ भी ऐड कर दें, कंपनी बोलेगी भाई आपको जितना कहा है ना उतना चुपचाप करके करें. बिल्कुल ऐसे ही. हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्लोब बताएगा, वहाँ से रीजन में आएगा, रीजन से मुल्क में आएगा, मुल्क के सीईओ आपको बताएंगे और मुल्क के सीईओ के पास भी ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है कि वो ये बोले कि यार ये कॉफ़ी जो है ना मैं यहाँ उगाऊंगा, मुझे नज़र आएगी ज़मीन. वो बोलेंगे बॉस उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, आप ईजी हो जाए, आप बिज़नेस वो चलाएं जो हमने आपको दिया है और जितना काम आपको असाइन किया है. ऐसा ही है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फ्रीडम टू थिंक मैं क्या करना चाहता हूँ. मेरा अगर दिल कर रहा है कि मैं कॉफ़ी बेच रहा हूँ एक कंपनी से और अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं खीरे भी उगाऊंगा तो कोई रोक सकता है मुझे? कोई नहीं रोक सकता मुझे. और मैं अगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो है ना एक मोबाइल फ़ोन की दुकान भी खोल लूँगा तो कोई मुझे रोक सकता है? मुझे कोई नहीं रोक सकता.
क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। आपकी एक सॉरी बात काट रहा हूँ, एक मल्टीनेशनल मैंने काम किया था, फूड मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक नया प्रोडक्ट आया था, तो हमें एक बेकरी मिली थी जिनके CEO से बात हुई, ओनर से बात हुई, मैंने उनको सैम्पल कराया, उन्होंने कहा यार इसमें थोड़ी सी ट्विक कर देना तो अच्छा हो जाएगा, मैं इसको ले लूँगा। अच्छा, वो नया नया प्रोडक्ट था, अब वो एक पैकेट बेचना हराम था, मतलब कोई 24 पैकेट एक केस में थे और तकरीबन कोई 100 केस आ गए थे कि भाई आप बेचो। हाँ। तो सेल्स वालों को डंडा आ जाता है, अब बेचो कुछ ना कुछ, शुरू हो जाओ भाई। अब हम लोग हर घुसते हैं हर जगह पे, हर कोने में। एक फॉर्चुनेटली एक बंदे ने हाँ कर दी, उसने कहा ये थोड़ा सा ट्विक है इसमें, टेस्ट थोड़ा सा इसका आफ्टर टेस्ट ऐसा, ये बेहतर हो जाए तो बेहतरीन है, मैं इसको इनकॉर्पोरेट कर लूँगा, और कंजम्पशन तकरीबन 50 केस की आराम से हो जाएगी। 100 केस आए हुए थे, ओके, तो वारे न्यारे हो जाते। हाँ। अब हमने उनको सैंपल करा दिया हेड क्वार्टर से, लाहौर से उनको ही बुला लिया, शेफ़ को जिन्होंने बड़ी शशके वाली रेसिपीज़ बना के दी, सब कुछ किया, वो चीज़ एड्रेस नहीं हो रही जो वो कह रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक बात कर रहा था, जो उगाने से बात कर रहा था कि भाई प्रोसेस में चेंज करना है, प्रोसेस यहाँ थोड़ी हो रहा है, वो चीज़ इंपोर्ट होकर आ रही है। हाँ। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो CEO, अब जब मैं अपने RSM को लेके गया, RSM अपने ZSM को लेके गया, फिर हम ब्रांड्स वालों को लेके गए, एक वक्त ऐसा है कि हमारे NSM फ्लाई करके आए और उनकी हटी हुई थी कि यार तुम लोगों ने वावेला मचा के रखा हुआ है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह बेचते हैं, क्योंकि कौन है फाद, कौन बेचता है इसको। तो अब मुझ पे आगे, तो मैं अपने RSM को देख रहा हूँ, RSM कह रहा है सर हम गए थे, वो ZSM को देख रहा है, फिर सारी चेन बता रही है एक दूसरे को, NSM कहता है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अगले दिन NSM समेत वो ओनर को मैंने कहा कि सर वो आएंगे, तो हंसने लगे, बोला किस किस को लाएगा भाई, मैंने कहा देखें ये लास्ट है, मैं भी देखना चाह रहा हूँ कैसे बेचते हैं। हाँ। सही है। मैं ये तो सीखूँ ना क्या लाया ये। आप यकीन करो, जो मंजन मैंने बेचना शुरू किया था ना उनको, हाँ। वही मंजन वो बेच के गए, वही RSM, वही सब कुछ, क्योंकि हर कोई लिमिटेड है अपने स्कोप में। Yes. वो नहीं कर सकते जो वो कहना चाह रहे हैं। Yes. उन्होंने कहा यार आप ये कंपाउंड यूज़ करो, ये यूज़ करो, ये देखा आपने, ऐसे करके देखा, ऐसे करके देखा, उस चीज़ पे नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता है कि वो कर ही नहीं सकते हम लोग। वो तो भाई रीजन से, वहाँ से इंटरनेशनल से आता है, मैक्सिको से आएगा, फिर ये कुछ होगा, फिर इतने हायरार्की है इसमें। Yes. लेकिन नहीं बेच पाए। तो चाहे पेयोन हो, चाहे ASM हो, RSM हो, या वो NSM हो, सब लिमिटेड है। ऐसा ही है। और अगर आज आपका दिल करता है, आज क्योंकि आज आप नौकरी नहीं करते किसी की, अपना काम करते हैं, आज फहद आपका दिल करता है कि यार मैं बॉस जर्मन गाड़ियों में इन्वेस्ट करूंगा, तो कोई रोक सकता है आपको? नहीं, आपको बोले यार नहीं मैं नहीं जर्मन गाड़ियों में इन्वेस्ट कर रहा बॉस, आज से मैं ना माइक की रीसेलिंग करूंगा, आपको कोई रोक सकता है? सही बात। आपको कोई नहीं रोक सकता। सो द स्काई इज द लिमिट, विच मीन्स दैट यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट। लेट्स कम बैक टू फ्रीडम क्या होता है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये हो गया फ्रीडम टू डू। द सेकंड पार्ट इज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस। इसकी मैसेजिंग क्या होगी? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू गेन फ्रॉम इट? लेट्स अज्यूम कि आज आपका दिल कर रहा है कि बॉस मैंने ये कॉफ़ी उगाई है और मैं चाहता हूँ कि आधा जो प्रोसीड्स हों वो मैं ज़कात में दे दूँ, या आधे जो प्रोसीड्स हों उसको मैं एक स्कूल चेन में इन्वेस्ट कर दूँ, सही बात। उसी को वहीं से मैं ग्रो करा दूँ। कोई रोक सकता है आपको? नहीं, क्योंकि आज आप नौकरी नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप नौकरी करते हैं तो आपको बताया जाता है कि जी हमने CSR के लिए ये कर दिया, हाँ, या आपको ये बताया जाता है कि जी आपने इतना अच्छा प्रॉफिट किया, तो वो असल में पता है प्रॉब्लम क्या है भाई, पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन यार रीजन में ना 2 ममालिक हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो एशिया पैसिफिक बहुत फंसा हुआ है यार इस वक्त, और किसी की कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रही साहब। तो आप कह रहे हैं 1 मिनट भाई, ये तो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं मेरी। ये तो मजहब में था ना कि महमूद और याज एक सफ में खड़े होंगे, लेकिन हिसाब सबका अलग अलग था भाई। तो दोज़ख और जन्नत मेरी अमाल पे डिपेंडेंट थी। ये कैसी बात है यार कि आपने जो है ना गधे घोड़े साथ खड़े कर दिए। और अप्रेजल्स में भी इस तरह की मार्किंग्स होती हैं, बेसिकली इस तरह के बेंचमार्क्स क्रिएट होते हैं कि एक तो आपका पर्सनल टारगेट है, पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, फिर वो लिंक होंगी, वो कपल होंगी आपके रीजन से। अगर बेहतरीन आपने 110% भी कर दिया ना, तो सॉरी यार रीजन ने 50% किया, तो कहीं मिला के आप 70% पे आ गए जी। व्हाट द एफ इज दैट? एक बात। दूसरा फिर आपको कहा जाता है यार वो असल में पता है प्रॉब्लम क्या है बॉस, इंक्रीमेंट्स जो है ना वो जनवरी से नहीं आएंगे। जो हमने पीछे से कैलकुलेट किया तो इस बार जो है ना मार्च से इंक्रीमेंट्स इम्प्लीमेंट होंगे, और अभी आप बैठे हुए जून में, तो आप बोले तो मतलब जनवरी फरवरी का कोई इंक्रीमेंट नहीं है, नहीं वो उस पर लागू नहीं होगा। और रुक का भी पकड़ा दिया जाता है कि चलो, ऐसे भी केसेस देखे मैंने कि एक बंदे को पकड़ा दिया गया, पास सीनियर मैनेजर हो गए आप, और जो पर्क्स होंगे लागू वो 9 महीने बाद होंगे, तो 9 महीने तक आप वही खड़े, आप सीनियर मैनेजर हैं, बेहतरीन, सलूट पड़ रहे हैं आपको। फायदा कुछ नहीं हो रहा, फायदा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा, तो आप फ्री नहीं है, आप फ्री नहीं है, तो यू आर नॉट फ्री टू बी क्रिएटिव, यू आर नॉट फ्री टू अर्न, यू आर नॉट फ्री टू गो एंड कम व्हेन यू वांट, एंड यू आर नॉट फ्री टू चूज व्हेन यू वांट टू वर्क एंड व्हेन यू डोंट वांट टू वर्क। आपको ये तक बताया जाता है कि फहद साहब ये कलर पहनेंगे आप,
और इसके साथ टाई ऐसी होगी साहब, जीन्स हमारे यहाँ अलाउड नहीं है और ये पीली घड़ी क्यों पहन ली मेरे भाई, ये सब होता है। ऐसे ही, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपकी अपनी किस पे चलती है, अपने बॉक्सर पे बस। मोजे पे भी एतराज़ आ जाते हैं कि यार ये रंगीन मोजे पहन के ना आया करें आप प्लीज़, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी अप्रिशिएट। ये हो सकता है आपके साथ। तो इसका मतलब अब आपको कितने बजे जाएंगे, कितने बजे आएंगे, क्या करेंगे, कैसे हंसेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे, किस जगह पे सेल्स करेंगे, किस जगह पे सेल्स नहीं करेंगे, कब आपको छुट्टी मिलेगी और कब आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसा ही है। मतलब आपको ये तक बोला जा सकता है यार होगी आज आपके घर में दावत और आपने 15 दिन पहले से बताया लेकिन यार वाद आज जो है ना ये रीजनल शीट की डेडलाइन है बॉस, ये जानी ही जानी है। क्या करेंगे आप नौकरी है भाई, और आपका बॉस जल कुड़ के बैठ जाएंगे ये बोल के कंधे पे बस्ता टांग के जा चुका है कि मुझे भेज देना। आप और आपके साथ 3 साथी बैठे हुए और आप कह रहे हैं ठीक है सर। है नाउ दिस इज ऑल द फ्रीडम दैट पीपल लाइक मी एंजॉय। और जिनको नहीं पता, आप मेरे ऑफिस आए हैं कई दफ़ा, आपको पता है मैं चप्पल में जाता हूँ, बिल्कुल, मैं शॉर्ट्स में जाता हूँ और मैं टी शर्ट में जाता हूँ और राउंड नेक वाली टी शर्ट में जाता हूँ और मैं क्लाइंट से भी ऐसे ही मिल भी लेता हूँ। मल्टीनेशनल क्लाइंट्स के पास भी मैं ऐसे ही चला जाता हूँ क्योंकि बॉस आई गेट टू डू ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल। व्हाई? बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज आई डोंट हैव अ बॉस टेलिंग मी नंबर 1। सो दिस इज द फ्रीडम, दिस इज द मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फ्रीडम। आ जाइए अब आप आपके वाले पर्टिकुलर सवाल पे, फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगा? फाइनेंशियल फ्रीडम तब आता है जब आपको आपकी काम का बराबर का शेयर मिले। 99% ऑफ ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मैं फहद को सैलरी कितनी देता हूं और मैं फहद से जूस कितना निकालता हूं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं फहद को सैलरी देता हूं 2 रुपए और उसमें से मैं जूस निकालता हूं 2 ही रुपए का, तो ये हो गया नुकसान मेरे लिए, ये आदमी बेकार है। एफिशिएंसी का प्रिंसिपल आउट हो गया, एफिशिएंसी का प्रिंसिपल आउट हो गया ऑर्गेनाइजेशनली। अगर मुझे ये शख्स कम से कम 200 रुपए कमा के नहीं दे रहा या 200 रुपए का फायदा या वैल्यू नहीं मैं डिराइव कर रहा है, तो 2 रुपए जस्टिफाइड, तो ये 2 रुपए CTC जस्टिफाइड नहीं है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। ऐसा ही है। तो व्हाट डज इट मीन? और ये मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा, मेरे पार्टनर की एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत फिलॉसफी, ही बिलोंग्स टू द मेमन कम्युनिटी। उसने एक मुझे बहुत फैंटास्टिक बताई बात। कह लें यार कि मेमनों में ना या कुछ लोगों में ये मानना है कि नौकरी जब आप करते हैं ना तो अपना नसीब बेच देते हैं आप उसको। 1 महीने की फीस के लिए आप उसको अपना नसीब बेच देते हैं, फिर वो पूरा पैसा वो कमाता है और आपको एक टुकड़ा दे देता है आपके नसीब का। और जब आप अपना खुद काम करते हैं ना तो आप कहते हैं बॉस आज मैं नहीं उठूंगा क्योंकि मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि मेरे ना नसीब में जितना था ना मुझे सारा मैं जूस निकाल चुका हूँ उसका, और प्लस मैंने 3 ऑटोमेशंस करके रखी हैं तो मेरे पास पैसिव इनकम भी आ रही है। नौकरी में होता ही है। नौकरी में आप अपना ही पैसा पूरा नहीं निकाल सकते, निकाल लो ना 100% ग्रेचुटी मिलती है। नहीं। किसकी प्रॉपर्टी ग्रेचुटी? प्रोविडेंट फंड किसकी प्रॉपर्टी? आपकी। क्योंकि उसमें से भी 80% निकाल सकते हैं, 20% कंपनी रिटेन करती है। क्या औकात है? तो क्या है आपके पास चॉइस? अपने ही 100 रुपए में से आपको सिर्फ 80 रुपए मिलेंगे, और वो भी कब मिलेंगे? जब आप एक फॉर्म भरेंगे। ऐसा मेरे कई दोस्तों के साथ हो चुका है कि अभी इमरजेंसी है, अभी जाना है अस्पताल या कोई चीज़ अर्जेंटली खर्चा करना है, और वो कह रहे हैं CFO से कि मेरा भाई बात सुनो, इधर आओ, ये मुझे चाहिए। और ये कोई छोटे जूनियर लेवल के लोग नहीं, क्योंकि बिल्कुल सही। ये CFO के अगर कमरे में जाकर कह रहे हैं कि यार बात सुनो, ये मुझे जल्दी चाहिए, तो वो कह रहा है जी भाई मैं जल्दी से करने की कोशिश करता हूँ, तो भी उसको 3 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि उसने पहले अप्रूव करना है, फिर उसने फलाने ह्यूमन रिसोर्सेज ग्लोबल फलाने से अप्रूव करवाना है, और उसके बाद फिर एक CEO के पास फर्रा जाएगा, वो साइन करेगा और फिर वापस आएगा, और फिर इसको डिसबर्स होगा एक चेक। तो बॉस इसको खर्चा करना था परसों गुजरे हुए, आपने कब दी? इसी के पैसे हैं, और वो भी पूरे नहीं ले सकता यार ये। तो आपने नसीब बेच दिया सस्ते में। सही बात। अरे भाई जुल्म नहीं है? सो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आता है? फाइनेंशियल फ्रीडम आता है जब आप कहते हैं कि बॉस आज मेरे पास अगर 100 रुपए है ना, आई एम फ्री टू इन्वेस्ट ऑल ऑफ दिस 100 एंड मेक इट मल्टीप्लाई फॉर माई सेल्फ। हाउ टू डू दैट? यू नीड समवन टू गाइड यू। If you are not already savvy with this, then you should reach out to someone, और आप ढूंढें कि वो कौन शख्स है जो मुझे इसमें गाइड कर सकता है, हेल्प आउट कर सकता है, ताकि मैं ये सीख जाऊँ। जुआ सिर्फ जुआ तब होता है जब आपको ना रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं पता होते।
अगर आपने उसको मैथमेटिकली हैक कर लिया, कसिनोज में भी जो जुए के अड्डे होते हैं ना भाई, वहाँ पे मैथमेटिशियंस अलाउड नहीं होते, पता है आपको, ग्लोबली। क्रैक कर लेंगे ना वो तो। दे काउंट कार्ड्स। जो मैथमेटिक्स के गिफ्टेड लोग होते हैं ना, वो बदनाम होते हैं। वो कहते हैं भाईजान ये पत्ते देख के बता देगा किसके पास कौन सा पत्ता है, प्रोबेबिलिटी जानते हैं वो, हर ये चीज़ सब जानते कुछ हैं, जानता है। बिल्कुल। ऐसा ही है। तो ऐसे वाले को वो जुआ भी नहीं खेलने देते। क्यों? क्योंकि इसके पास क्रैक है। तो जुआ क्या है? वो चीज़ जिसका आपको कोड नहीं पता। बिल्कुल। बस आप जुआ ना खेलें, आप सीखें। अब आपको कोड पता है, अब ये जुआ नहीं रहा साहब। तो बिजनेस जुआ नहीं है, वो बिजनेस जुआ है जिसका आपको नहीं पता। अच्छा, इसमें मैंने ख़ास तौर पे एक चीज़ नोट की है। कुछ अर्से पहले एक बात हो रही थी, जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी चलता है ना, मंजन बेच रहा है, मंजन बेच रहा है, इसको तो हर वक्त बेचता रहता है, कोर्सेज बेचने वालों को ये कहा जाता है। हाँ। तो किसी ने मुझसे बहस करना शुरू की। तो मेरी एक ऐसी शादी में हम लोग गए हुए थे, तो मैंने, पता नहीं वो कहाँ से आई, कभी कभी आती है ना बड़ी, तो मैंने कहा यार वो नौकरी पेशा थे और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थे, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के अपने काम कर रहा था। तो वो थोड़ा सा उन्होंने कहा कि यार देखो कितनी इनसिक्योरिटी है, ये है वो है। तो मैंने कहा सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये है कि आपने अपना टाइम बेचा हुआ है। हाँ। सही है, टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ द ओनली रिसोर्स दैट यू कैन नॉट गेट बैक। नेवर। तो इतनी बड़ी रिसोर्स बेच देना, कुछ पैसों के, अब 10 लाख हों, 1 करोड़ हों या 1000 हों, हाँ। आप अपना टाइम बेच रहे हो जो आप यूज़ कर सकते हो अपने काम में। तो ये मंजन, इससे बड़ा मंजन तो कोई सेलर है ही नहीं जो अपना टाइम बेच रहा है। ऐसा ही। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये शॉर्ट सेलर है, लेकिन है, ये शॉर्ट सेल कर गया अपने आप को। बिल्कुल, माय पॉइंट इज, बिल्कुल। इस वक्त ग्लोबल सिचुएशन देख लेते हैं, पाकिस्तान की भी और ग्लोबली भी। हम दोनों सिचुएशंस इकोनॉमिक्स के हवाले से देख लेते हैं। देखिए साहब, पाकिस्तान में तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो रही है। ऐसी हो गई है कि अगर आप पिछले साल 10 लाख रुपए कमाते थे, तो आज आपके वो 10 लाख रुपए भी मुश्किल कर रहे हैं कि यार मैं कैसे, हाउ डू आई मेक एंड्स मीट। क्योंकि 10 लाख वाले के खर्चे 10 लाख जैसे ही होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। 1 करोड़ वाले के खर्चे 1 करोड़ जैसे Lifestyle होते maintained हैं, होता है। लाइफस्टाइल वैसे ही होता है। ठीक हो गया। तो अब आप, हर आदमी वंडर कर रहा है कि अब कैसे होगा। दूसरी बात, ये नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, इनके पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन है कि बस मेरी नौकरी सैलरी change कैसे कर लो। बढ़ाऊँ? नौकरी चेंज कर लो। हाँ। तो नौकरियाँ मिल रही हैं क्या? नहीं, और बढ़ तो नहीं रही। और जितने ऊपर जाते हैं उतनी ही कम हो जाती है उतनी कम हो नौकरी। जाती है, बिल्कुल ऐसा ही ऐसे है। और जितनी एज बढ़ती है उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं। उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं। सही है ना? सो एक तो ये वाली चैलेंज आ गया। ये सिर्फ पाकिस्तान में अभी हम बात करें, अब आप ग्लोबल पे कर लें। यूएस में भी सेम चैलेंजेस, ऑस्ट्रेलिया में सेम चैलेंजेस, यूके में बदतरीन चैलेंजेस। नर्सेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल लोग, एनएचएस में आए दिन हड़तालें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ब्रेक्जिट के बाद थिंग्स हैव नॉट spanned well for them. Who is thriving now globally? People doing their own thing. People doing their own thing. मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। गूगल के सीईओ का नाम है सत्या नडेला। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो भी है मुझे नहीं मालूम, दैट्स सत्या। कल रात को मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि इस शख्स को गूगल से $1 बिलियन का पे आउट मिलेगा बिकॉज 1000% गूगल का स्टॉक बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द AI दैट दे डिड। ओके हो गया। तो सत्या नडेला ने किया गया, $1 अरब की नौकरी करता है वो। है ये होती नौकरी? ये होती है नौकरी? नहीं साहब। सत्या ने कहा ये सब तो सही है मेरे भाई, मैं ये बहुत सारे पैसे लगा रहा हूँ अमेरिकन क्रिकेट लीग में। क्यों? पागल है वो। एक लीग, एक क्रिकेट टीम खरीद ली उसने। एक क्रिकेट टीम खरीद ली शाहरुख खान ने, और भी लोगों ने, बिजनेसमैन ने खरीदी। क्यों भाई? इस साल की तनख्वाह उसकी वर्टिकल क्रिएट कर रहा है यार। आप देखें ना, वो गूगल कह रहा हूँ, ये दिस इज माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स। अच्छा नहीं, सॉरी, सीईओ सत्या आई बिलीव इज आइदर माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, आई कुड बी रॉन्ग। हाउएवर गूगल का है वो, गूगल का है ना, तो आई एम राइट। क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि एक दिन आप चाहे ट्विटर के सीईओ हो, एक दिन वो कंपनी को खरीद लेता और वो कहता है हाँ भाई ऐसा है कि दरवाज़ा बाहर से बंद करते हुए जाना है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सिक्योरिटी नहीं है ना। और हर कोई ये पूछता है कि जॉब सिक्योरिटी कितनी है। मुझसे कितने लोगों ने, जब भी मैंने जॉब स्विच किया तो हमेशा सबसे पहला सवाल ये आता है, यार ये सीवी पकड़ ज़रा देना। तो भाई फॉर एग्जांपल मैं किसी ऐसी कंपनी में आ गया जो कि पहले कुआं थी और अब मैं समंदर में आ गया, कि भाई एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से मैं मल्टीनेशनल में आ गया। तो सीवीओ की भरमार लग गई, लिंक्डइन पर भरमार लग गई रिक्वेस्ट की, और 90% ऑफ द केसेस में यार जॉब सिक्योरिटी का क्या सीन है, विच वॉज रिडिकुलस फॉर मी, कि जॉब में सिक्योरिटी कैसे हो सकती है? लाइफ में सिक्योरिटी है मुझे बताएं जॉब ना। में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आप एक काम करें ना, सड़क पार करें और आप मुझे गारंटी लिख के दें 100% कि मैं उस पार पे जिंदा पहुंच जाऊंगा। सही बात है। आप एक गिलास पानी पी लो और आप 100% लिख सकते हैं कि मैं ये पानी पी लूंगा बगैर हिचकी लिए मरे?
नहीं कर सकते। अगली सांस का नहीं पता साहब, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? यू शुड, देखें एक बड़ा पुराना माकूला है कि यू ओनली लिव वंस। बॉस ये ज़रा सा गलत है, इसको थोड़ा सा रिविजिट करें। यू ओनली डाई वंस, यू लिव एवरी डे, एवरी मोमेंट। तो लेट्स मेक इट काउंट। और किसके लिए? अपने लिए काउंट कराओ, अपनी फैमिली के लिए काउंट कराओ भाई। क्योंकि रात को जब आप 11-11 बजे तक वो दावत मिस कर रहे हैं ना, जो आपके बेटे ने बर्थडे पे आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपका बॉस आपको ये दे के चला गया कि बस फहद साहब आप हिलेंगे नहीं यहाँ से जब तक कि मुझे ये प्रेजेंटेशन ना भेजें। तो खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, 5 साल के बाद ना इस बॉस को याद भी नहीं होगा, मुरव्वत दूर की बात, कि आप 11 बजे अपनी बच्चे की बर्थडे पे रुके थे। ये जो बच्चा है ना, इसको अगले 60 साल तक याद रहेगा, मेरा बाप मेरी सालगिरह पर नहीं आया। व्हाट्स द प्रायोरिटी? अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग नेगेटिव ओरिएंटेशन है ना माइंडसेट की, बोलेंगे यार ये बातें करवा लो इन लोगों से, सही है किताबी बातें हैं कि इतना पॉजिटिव, इतना ये सब कुछ, इतनी मतलब हमें फ्रीडम मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सब बेकार की बातें हैं, कोई फ्रीडम नहीं होता उन लोगों के लिए। मुझे ये बताएं कि आपने जो भी स्ट्रगल्स देखी लाइफ में, या जो भी एंटरप्रेन्योरशिप की स्ट्रगल्स होती हैं, ठीक है, वो कौन से 3 ऐसे बिहेवियर्स हैं, या वो कौन सी ऐसी 3 लर्निंग्स हैं जो बंदा कल्टिवेट करे अपने अंदर, ताकि उसके लिए पाथ आसान हो। क्योंकि हर किसी के लिए आसान नहीं है, और वो सिक्योरिटी का एक जो माइंडसेट है उससे निकलना आसान नहीं है। तो जो लोग ये समझते हैं कि यार ये जो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई, अब रियल टॉक करते हैं, स्ट्रगल भी तो है, स्ट्रगल जो है, ताकि उससे लोग रिलेट करें। क्योंकि ये तो लोग ऐसे हजम कर जाएंगे, बोलेंगे हाँ ये तो हर कोई बातें करता है, लेकिन एक्चुअली उसको हमें बैलेंस करना है इन चीज़ों से कि इसमें नेगेटिव्स क्या हैं, दैट यू हैव टू बी मेंटली रेडी फॉर। गुड, वेरी गुड पॉइंट। देखिए भाई, जब आप शुरू करते हैं ना कोई भी चीज़, तो यू आर नॉट नेसेसरली गोइंग टू बी वेरी गुड एट इट। नॉट नेसेसरली, हो सकता है आप बहुत ही अच्छे हो सकता है कि आप उतने अच्छे ना हो जितना कि आप आइडियली होने चाहिए थे। सो आपको फीडबैक इनकॉर्पोरेट करना होता है, एक बात हो गई। नंबर 2, यू वुड ऑलवेज मेक श्योर, आपने तो बिजनेस पढ़ा है ना IBA से, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, इफ नॉट द मोस्ट देन एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट। सही है ना? आर्ग्यूबली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई कहेगा लम्स भी अच्छा है, मैं कह रहा हूँ IBA भी अच्छा है, कोई कह रहा है कुछ और भी अच्छा है, लेकिन बहरहाल ये बहुत टॉप में से एक है। व्हाट वी डोंट लर्न इज द माइंडसेट पार्ट। और माइंडसेट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या होता है कि बॉस आपको ये लग रहा है कि रात को एंग्जाइटी नहीं होती, आपको ये लग रहा है कि ये बिस्तर मखमल पे सोता है, आपको ये लग रहा है कि यार ये देखें आप, ये हैं इलॉन मस्क, इनकी लाइफ सेट है बॉस, यार ये हैं मार्क ज़करबर्ग, इनकी लाइफ चकाचौंध है। चले आए मार्क ज़करबर्ग के बारे में एक सेकंड के लिए हम कंसिडर करते हैं, और ये मैं मिसाल बहुत औकात देता हूँ लोगों को। मार्क ज़करबर्ग दुनिया के अमीर तरीन और मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक है, ऐसा ही है। उसके प्लेटफॉर्म पे आर्ग्यूबली इलेक्शंस लोग या तो जीत जाते हैं या हार जाते हैं, कर सकता है आराम से। ऐसा ही है भाई। मुमालिक उससे बात करते हैं कि जी इतना पावरफुल आदमी है वो। हाउएवर हर थोड़े दिनों बाद ना मार्क ज़करबर्ग को एक फर्रा दे देती है सेनेट, कहते हैं ज़रा चुपचाप से ना यहाँ पे आइए और जवाब दीजिएगा इन सब का। और ये सब कौन है? एक तो ये हैं आपसे 3 गुना उम्र के, और ये इतने आपके हिसाब से पावरफुल हैं कि ये आपकी दुकान ना आपके बाहर निकलने से पहले बंद करा देंगे स्टैंप लगा के। एक सारे बिजनेसेस, या आपको इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस दे जाएंगे कि आपको तकलीफ हो जाएगी बॉस। और ज़्यादा पता भी कुछ नहीं इन लोगों को, और इनको कक भी नहीं पता तुम्हारे काम के बारे में, तो कितना तकलीफ दे है। तो टेक्निकली आपको ये समझ ले अपने ऊपर रख के कि एक गाय ने बुलाया है जिसको कद्दू भी नहीं पता भाई फिटनेस के लिए के लिए क्या करना होता है, और ये गाय पूछ रही बताओ फिर मसल्स कैसे बनाओगे तुम, हैं? और आपने इसको समझाना है, तसल्ली से समझाना है, और सेटिस्फाई भी करना है आपने। तो रात को उसको भी नींद नहीं आती भाई, है ना? नाउ कमिंग बैक, एक बड़ा अच्छा कमेंट किसी ने डाला था फेसबुक पे, एंड आई विल रेफर टू दैट, कि ये किताबी बातें और ये जो है ना भाई, अगर सब USD में इन्वेस्ट कर रहे होते तो इस मुल्क का क्या होता। और मैंने इस पर ये जवाब लिखा था कि भाई यू गॉट टू चूज़ योर हार्ट। देखिए बॉस, अगर आपको ये लग रहा है ना कि ज़िंदगी में आसानियाँ हैं, तो ऐसा तो नहीं है। किसी की भी ज़िंदगी ना आसान नहीं होती, किसी की भी, चाहे वो नबी हो, पैगंबर हो, हम और आप हो, नौकरी पेशा हो, या वो कारोबारी लोग हों। यू हैव टू चूज व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू गो बाय। फॉर एग्जाम्पल, आप ये बोलें मैं ना कंफर्टेबल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं मेहनत नहीं करना चाहता, मैं जहाँ हूँ सुबह उठ के जाऊँगा वापस आऊँगा, दिमाग नहीं लगाना भाई मैंने मेहनत नहीं करनी है, और मेरे बच्चे भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लेंगे यार, मेरे प्रायोरिटीज़ कुछ और है। श्योर, बिल्कुल ठीक है,
लेकिन ये याद रखें, उस वक्त परेशानी ज़रूर होती है जब आपका बच्चा जो है ना वो लेकर आता है एक एडमिशन फॉर्म और वो कहता है कि बाबा मेरा दाखिला तो हो गया है, लेकिन मसला ये है कि ये ना इतने पैसे मांग रही है इंस्टीट्यूशन है। या आपका बच्चा जब बाइक पे निकल रहा होता है और आपके दिल में एक डर होता है कि या अल्लाह खुदा ना खास्ता इसको एक्सीडेंट का शिकार ना करना, यार थोड़े और पैसे मेरे पास होते तो मैं ना एक गाड़ी ले लेता तो कम से कम दरवाजे पे लगती, एयर बैग्स होते, ज़रा सी सिक्योरिटी होती। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए ज़रूरी था। ऐसा ही है। या कम से कम मेरे बच्चे को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ में अवेल करवाता जो मैं चाहता हूँ। अगेन इट कम्स बैक टू फैमिली। व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू दिस, उस लम्हे की मजबूरी को ज़रा समझिए। जब एक बाप या एक शख्स अपने घर वालों के सामने इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा कि भाई अगर पैसे होते तो हम शायद बेहतर अस्पताल जा सकते थे, अगर पैसे होते तो हम ये वाला ऑपरेशन करवा सकते थे, और अगर पैसे होते तो हम ये वाली ज़िंदगी बेहतर कर सकते थे, इसलिए कि मैं कंफर्टेबल रहना चाहता था और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। अग्रीड? हाउएवर यू गॉट टू चूज योर बैटल, व्हाट इज़ हार्ड, क्योंकि बहुत सुकून जो है ना वो सिर्फ जन्नत में, सिर्फ कब्र में। जन्नत वो वाहिद जगह है जहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है फाद। आइए जन्नत में और ज़िंदगी में मेरा मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ भाई, ना मैं आलिम दीन हूँ, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी तो हो सकता है। तो अगर मैं किसी को बुरा लग रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई मजहबी बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए एक सेकंड के लिए आपके सारे माली मामलात हम आसान कर देते हैं कि फाद साहब आपको जवाहरात, हीरे जो मांगोगे यूँ मिल जाएगा, है क्या जगह है ये? जन्नत ही हो सकती है। तो इकोनॉमिक्स ही तो निकाले मैंने, और क्या निकाला? कुछ और निकाला है? मैंने आपकी ज़िंदगी में से इकोनॉमिक्स निकाल दी बस, कि भाई अब आपको पैसों लिमिटेड रिसोर्स का कॉन्सेप्ट चला गया। देयर इज नो लिमिट टू एनीथिंग, टू प्लेजर, टू पावर, टू द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड हाउ यू मे एंजॉय देम। तो मैंने क्या किया है? सही बात, ट्रांजैक्शन निकाल दी ना ज़िंदगी में से, तो जन्नत चले गए आप। ऐसा ही है ना, इवन अल्लाह की ट्रांजैक्शन निकाल दी मैंने। क्यों? क्योंकि वो भी एक देखें, रिलीजन भी एक इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है और उसकी करेंसी है सवाब। बिल्कुल सही है। तो उसकी करेंसी अगर सवाब है और अल्लाह कह रहा है, देखें लफ्ज़ बड़ा मज़े का है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है भाई, अगेन मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ये ज़रूरी है, लेकिन मुझे पता है मैं कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कभी कभार कर जाता हूँ। साहब अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है मेरे करेंसी में इन्वेस्ट करो, अच्छा काम करो, मैं क्या दूंगा तुम्हें? 70 टाइम्स रिटर्न दूंगा मैं आपको। ROI की बात हो रही है, बात हो रही है बॉस ROI की। और वो 70 माहों से ज़्यादा चाहने वाला आपको कहता है कि जब आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो यकीनन तुम खसारे में हो, तुम लॉस में हो। तो बात तो बिजनेस की हो रही है, ट्रांजैक्शनल वैल्यू की हो रही है। और जब आप लॉस में है तो क्या है? चूल्हे, तकलीफ, ज़क़ूम के पेड़ और मुश्किलात, जलालत। You cannot begin to imagine the losses that you will suffer because you did not invest with me. So invest in me and my people. और जो मैंने चीज़ें तुम्हें बोली हैं वो कर लो, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? 70 गुना रिटर्न दूंगा। रिटर्न तो वो भी तो बिजनेस ही करवा रहा है आपसे, सिर्फ करेंसी चेंज है ना साहब। ऐसे ही है, अपनी माँ से आप प्यार से बात करते हैं ना तो वो आपको दुआएं देती है। आज बदतमीजी करें, कल बदतमीजी करें, परसों बदतमीजी करें, रोज़ बदतमीजी करें, 6 महीने बाद वो आपको लानत देना पसंद नहीं करेगी। वो बोलेगी ये है मेरी औलाद है, लेकिन मुझे चिढ़ हो गई इस आदमी से। हाँ, अब वो दुआ मांग रही है आपके लिए, चिढ़ रही है वो, सही बात, कि काश के ये ठीक हो जाता, ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ। बदतमीज़ है, सुनता नहीं है, उल्टी सीधी बातें करता है। अब कहाँ गया प्यार भाई? इट्स ट्रांजैक्शनल। देखिए लाइफ और डेथ बिजनेस है, ट्रांजैक्शनल एक्सचेंज है ना। वही बीवी, वही बच्चे। आज बाप जूते मार रहा है, चिढ़ होती बाप से। सही बात। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको समझ में आता है कि यार अच्छा ये वैल्यू थी उन जूतों की, उस दिन उसको ट्रांजैक्शन की कदर होती है। और वो क्या कहता है? यार मेरे बाप ने जूते मारे लेकिन बहुत पढ़ा दिया उसने। हाँ, मेरा बाप पूरी रात नहीं था यार घर पे, लेकिन उसने ना मुझे ये बिजनेस खड़ा करके दे दिया कि अब मुझे ना CV दे के ये नहीं पूछना पड़ रहा अपने दोस्त से कि यार जॉब सिक्योरिटी क्या है, कुछ है या मतलब क्या सीन है भाई। सही बात है। हैं, तू तो बड़े वाले कंपनी में चला गया यार, मेरी भी CV ले जा भाई। हाँ। अच्छा, इसमें जो आपने, मैं खासतौर पे इस पॉइंट पे आऊँगा क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं ना ओवर प्रोटेक्टिव हैं अपने बच्चों के बारे में।
वो जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई अगर मैं अपनी बात करूं तो कहते हैं ना मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, तो मैं वो रहा हूँ काफ़ी एकेडमिकली अच्छा रहा, क्योंकि अब्बा ने कहा था कि बेटा आपको इधर उधर मत नहीं देखना है, मैं आई टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, कुछ चाहिए मैं ला दूंगा, वो कोई ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ो सिर्फ पढ़ो, अच्छा पढ़ो, उसके बाद नौकरी करो, सब कुछ करो। बिल्कुल। अभी भी चलें, वो तो उस ज़माने में के पेरेंट्स थे, और सिर्फ मेरे पेरेंट्स नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स सब ऐसे थे या बेशतर ऐसे थे, बहुत बेशतर ऐसे थे। लेकिन मैं अभी भी अगर ऐसे पेरेंट्स देखता हूँ ना जो मेरी उम्र के पेरेंट्स हैं, तो मुझे तकलीफ होती है कि यार वो दौर तो चला गया जो था, अब तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, अब आप इतनी ओवर प्रोटेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको धूप लगनी चाहिए, धूप लगनी चाहिए। और खासतौर पे स्ट्रीट स्मार्टनेस के लिए, बिजनेस सेवी होने के लिए, बिजनेस अक्यूमेंट डेवलप करने के लिए, सोशल कॉन्शियस डेवलप करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई 2 से 3 बातें जो बेसिकली पेरेंट्स को सबसे पहले रियलाइज़ करके ना शुरू कर देनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, तो कि वो एंटरप्रेन्योर पहले से बने? ओके, ये बड़ा अच्छा मज़े की बात आपने सवाल पूछा है। यार देखें, इसमें सबसे पहले तो हम एज अ पेरेंट, मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि एज अ फादर या एज अ पेरेंट मेरी ड्यूटी क्या है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ड्यूटी ये है एज अ पेरेंट, या बेशतर पेरेंट्स की ये शायद सोच होगी कि मैं अपनी औलाद को इक्विप कर दूँ वो सारी चीज़ें सक्सेसफुली करने की जब वो जो उसको ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर तो मैं इसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो गया, जाहिर है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि या अल्लाह मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अग्रीड, हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है, या बेशतर लोगों की ये ख्वाहिश होती है। इसमें चैलेंज ये आ जाता है कि क्या कहीं मैं ट्रेड ऑफ क्या करूँ। देखें, चूज़ योर हार्ट। अगेन, मैं कहीं इस बात पे तो ट्रेड ऑफ नहीं कर रहा हूँ कि ये इतना डिपेंडेंट हो गया है मुझ पर कि ये मेरे बगैर चल नहीं सकता। सही बात है, सही है। तो मुझे इसको इसकी अपनी ज़िंदगी में इसको गलतियाँ करने की इजाज़त देनी होगी, या इसको नुकसान ऐसा कि इसकी कोई बहुत मेजर तकलीफ ना हो, कोई परमानेंट डैमेज ना हो, लेकिन ये अपना नुकसान भी करेगा, क्योंकि मैंने भी करके सीखा, सब ने करके ही सीखा। गलती करोगे तो सीखोगे भाई। और सेकंड चांसेस भी बहुत ज़रूरी हैं। और सेकंड चांसेस भी बहुत ज़रूरी हैं। और वो सेकंड चांस इसलिए नहीं है कि आपने गलती की, इसलिए कि आपने उस गलती से कुछ सीखा। बिल्कुल। अगर आपने सीखा नहीं है तो देन डोंट गिव देम द सेकंड चांस, जब तक वो सीख ना जाए। तो वो उतना पेन ज़रूर इन्फ्लिक्ट करें कि वो उसको सीख सके। अगर आग में हाथ डालने से पहले ही आपने उसका हाथ रोक लिया तो वो कभी नहीं सीखेगा कि कितनी तकलीफ दे। इतना सा तो जलने दें, हल्की सी माचिस लगने दें इसको, मुंह में मिर्च डाल दें, हरी मिर्च, ये खुद नहीं करेगा। ये मैंने प्रैक्टिकली अपने बच्चों के साथ भी किया है, और आज भी मैं अपने बच्चों के साथ ये करता हूँ कि जब मेरा बेटा छुट्टी पर होता है तो मैं उसको अपनी किसी भी डिपार्टमेंट में लगा देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि ना अपनी ज़बान पे काबू करोगे तुम, जैसे भी बातें करते हो, जो भी मौजू पे बातें करते हो वैसे ही बातें करोगे। एक बात। दूसरी बात, काम कराओ इससे, साहब का बेटा नहीं है, तार उठवाओ इससे, ताकि इसको ये पता हो कि यार ये जो मेरा टीममेट है या ये जो मेरा कॉलीग है ये कितनी मेहनत करता है, और ये अगर मुझे आज बेवकूफ़ बना रहा है कि आपको पता ही नहीं भाई तार कितने भारी होते हैं, वो कहेगा बेटा तार भारी होते हैं, मैं बताता हूँ, ये देख ऐसे उठा और ये तरीका है, कंधे पे डाल और ले चल मेरे साथ, आजा। तो उसको ये पता होगा कि हाथ में ऐसे पकड़ोगे ना तार तो मुश्किल होगी, लेकिन कंधे पे अगर जब डाल लोगे तो 2 रोल भी लेके जा सकते हो। अगेन, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स होती हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय फादर डिड विद मी। और मुझे उस वक्त लगा था कि मेरे अब्बा को ना मुझसे नफरत है। सही बात है। मुझे लगा, मैंने कहा यार ये टफ लव वाली सिचुएशन जो आ जाती है ना, ये क्यों चिढ़ते हैं मेरी खुशियों से। तो मैं 17 साल का था, और एक्चुअली शुरू मेरी ट्रेनिंग हुई थी 12 साल की उम्र से। 12 साल की उम्र में मेरे वालिद की जो फैक्ट्रीज थी वहाँ पे मुझे लेके जाते थे और कहते थे चलो भाई वर्कर्स के साथ जाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो, जो मैकेनिक है उसके साथ बैठ जाओ, क्योंकि गारमेंट फैक्ट्रीज थी। यार पता नहीं क्या बकवास है भाई, ये क्यों जा रहा हूँ मैं यार, सब बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, मैं ये क्या है ये। 14 साल की उम्र में उन्होंने मुझे एक पीसी दिलाया, और पीसी दिलाने की शर्त ये थी कि अकाउंट्स तुम बनाओगे अब, सैलरीज। अच्छा, मैंने कहा है हर महीने? कहने हाँ। अब भाई कई 100 वर्कर्स हैं, उनकी ओवर टाइम्स कैलकुलेट करना, सैलरी अलग है उनकी, उनका ओवर टाइम अलग है, तो आपने जो है वो एक एक की टाइम शीट के हिसाब से एंट्रियां करनी, और मुझे एक्सेल पता ही नहीं है किस चिड़िया का नाम है। तो मुझे बेसिक मोटा मोटा एक्सेल जो है जितना भी आज भी आता है वो उसी वजह से आता है। सही, ठीक हो गया। फिर जब मैं 17 साल का हुआ तो मैं छुट्टी पर गया हुआ था, और उन्होंने मुझे चाबियां पकड़ाई गाड़ी की, घर की, फैक्ट्री की। बोले मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे। तो मैंने कहा छुट्टी पे तो मैं आया हूँ। तो कहने नहीं, आप आए हैं फैक्ट्री चलाने, मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे, कोई 19-20 हो तो कॉल कर लेना, बाकी सब तुम्हारा है बेटा। अच्छा, और ये शिपमेंट जाना है तो ये करवा लेना, और नहीं करवाओगे तो कोई बात नहीं। मैंने कहा डैड लेकिन मतलब ये कैसे होगा? कहने बेटा तुम्हारी फैक्ट्री है, आइदर यू विल रन इट और यू विल रन इट इनटू द ग्राउंड, चीज़ तुम्हारी है। और वो कह के ये चले गए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती। फाद साहब मैं ना पूरे महीने नहीं सोया,
खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, इतना बेचैन महीना मैंने आज दिन तक ज़िंदगी में नहीं गुजारा। मेरी उम्र 42 साल होने वाली है और उस वक्त मुझे लगा कि मेरे बाप को ना मेरी खुशियों से शायद चिढ़ है। यार ये क्या बकवास है यार। कभी मुझसे कहते हैं लोडिंग करो, कभी कहते हैं लॉन्ड्री की गाड़ी चलाओ। मैंने लॉन्ड्री की गाड़ी चलाई है भाई, पीछे जीन्स धुल के स्टोन वॉश हुई हुई और भर के लेकर आया हूँ। बहरहाल और मैंने लोडिंग करवाया। डेनिम का जो थान होता है वो आज आप और मैं मिल के उठाए ना तो कंधे दुख जाए। तो मैं 14 साल का था भाई और आई वॉज अ स्मॉल किड, तो 3 लोग मिल के उठाते थे। ये भी हो गया भाई। किचन में भी काम किए, चाय सर्व किए मेहमानों को। व्हाट आई रियलाइज लेटर वाज कि अगर ये मेरे साथ नहीं हुआ होता तो मैं एग्जैक्टली मम्मी डैडी था। सही बात है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट आज भी कि हम ना आमतौर से कोशिश करते हैं अपने बच्चों को एक बबल के अंदर पालें। ये अच्छे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हीं के साथ इंटरेक्ट करो। सबसे बड़ा फ्लॉ यही है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा फ्लॉ है। सही कह रहे हैं। आप बोलें ये भी एक तरह का आदमी है, इसके माइंडसेट को भी आप देखें और इसको भी डील करना सीखें। अदरवाइज क्या होगा, आपके बच्चे जो है ना वो बड़े होके पैं हो जाएंगे। इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने अपनी जॉब लाइफ से नोट किए हैं। एक तो ये कि गर्दन का सरिया सबसे पहले जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जब भी 2-3 दफ़ा देखा कि हमारे यहाँ ना जो अच्छे यूनिवर्सिटी से जैसे IB एलम्स वगैरह से जब बच्चे ग्रेजुएट होते हैं ना, तो सामने अगर कोई RSM या ZSM बैठा हुआ है और सेल्स वाला बंदा है और मंच के उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सेल्स की हुई है, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया है, सबसे पहले तो वो कहता है इसके गर्दन का सरिया चेक करना है मुझे। सही है। तो मैंने जब भी इंटरव्यूज़ दिए मैं सबसे पहले भाई बहुत आराम से कि भाई मेरे गर्दन में सरिया नहीं है सर, जो पूछना है ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर मैंने भी ये चीज़ अप्लाई की। जब मैं इंटरव्यू टेबल पे आया, जब मैं करता था मैं भी ये देखता था सबसे पहले, तो ये इंडिकेट करता था कि हाँ ये मुझे नहीं चाहिए, स्लीव्स अप एटीट्यूड चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए। ये सीखने को तैयार है। हाँ, सीखने को तैयार है, क्योंकि ये अपने हाथ गंदे करने को तैयार है। तो गर्दन का सरिया सबसे पहले नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे आके काम करते हैं ना, तो वहाँ गालम गलोच भी होता है, वहाँ फ्रस्ट्रेशंस भी होती हैं, वहाँ टुच्चे लोग भी होते हैं और वहाँ बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली घरों में यूज़ नहीं होती हैं। रियल वर्ल्ड सिचुएशंस होती हैं साहब। हमारे तो अबे तबे, मुझे तो ये हैरत होती है कि अभी भी अबे तबे पे लोगों को ये होती है कि यार ये किस तरह बात कर रहे हो आप, किस तरह बात नहीं। कम ऑन। हाँ देखिए, तमीज़ और तरबियत अपनी जगह है, लेकिन उसको तैयार करना दूसरी जगह है। मेरा एक जानने वाला है एक्चुअली, और मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि बुरी सी बात है। वो मेरे पास आया इंटर्नशिप करने के लिए और यंग बच्चा है वो। तो जब वो सेट पर आया तो वहाँ पे तो आपस में सब लड़के, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई थूक रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, और हम वैसे ही डील कर रहे थे उनसे जिस तरह से हमें डील करना आता है। वो 2 दिन आया, तीसरे दिन नहीं आया। तो मैंने पूछा कि, मैंने कहा क्यों नहीं आए बेटा आप? तो कह रहे वो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही, हम तो ये सुनना भी नहीं पसंद करते थे। मैंने कहा बेटा फिर एक काम करो, मुशायरे जाया करो खाली, और कोशिश करो कि जॉन भाई अच्छा हुआ इंतकाल कर गए, वरना उनके भी कुछ बेबाक ख्यालात भी थे। तो सादे मुशायरे जाया करो, इसके अलावा तुम्हारा काम नहीं है। फिर देखिए, point is we as parents need, number 1, to equip our children with the knowledge and the information जो कि उनको real world असली ज़िंदगी में, देख किताबी बात है ना बॉस, किताबें पढ़ने से आ जाती हैं, उसको एक्सपोजर दें और उसको गलती करने की इजाज़त दें। सही बात है। एक बात। दूसरी बहुत अहम बात यह है कि अगर वो इनिशिएटिव ले रहा है या ले रही है, मेरे बच्चे आज भी इनिशिएटिव लेते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। कुछ पैसे डुबोते हैं वो, सही है, छोटे छोटे पैसे। मेरी बेटी ने कुछ साल डेढ़ पहले कहा, बाबा मैं जो हूँ वो टाई डाई की टी शर्ट्स बनाऊंगी। मैंने कहा ओके, तो टाई डाई की टी शर्ट्स किसको बेचोगी? तो कहने कि मैं अपने फ्रेंड्स को बेचूंगी। मैंने कहा अच्छा, तो कितने की होती है टाई डाई टी शर्ट? तो उसने कहा बाबा वैसे तो इतने की होती है, लेकिन मैं जो है ना इतने में बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने कहा ठीक हो गया। अच्छा तो फिर कहाँ से मिलेगी बेटा, ये क्या चाहिए आपको पहले? तो उसने कहा जी मुझे ये चाहिए। बहरहाल, सो आई वॉज एबल टू वॉक हर थ्रू सम ऑफ द प्रोसेस। इसमें मेरे बेटे ने कहा कि बाबा इसका ना एक चैलेंज है। मैंने क्या है? कहने ये इसको लग रहा है इसकी दोस्त ने खरीदेंगी, उन्होंने नहीं लिया तो मार्केट किधर है इसकी? इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत कूल आदमी हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साहब एज एंटरप्रेन्योर्स, चाहे आप 14 साल के हों या आप 64 साल के हों, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर रीचिंग आउट टू द पीपल जो आपसे 4 स्टेप्स अहेड हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में भी तो आप यही करते हैं ना, बिल्कुल मेंटोरिंग करते हैं ना। तो भाई बिजनेस में क्यों नहीं कर रहे? ऐसे ही है। आप जब कहीं फंस जाते हो मेडिकली कि यार मैंने सर में दर्द था, मैंने इसको पैराडॉल दे दिए भाई, अब ठीक नहीं हो रहा है, 1.5 दिन हो गया साहब,
अब चलते हैं किसी एक्सपर्ट के पास, ऐसे ही करते हैं ना भाई। तो मेरे भाई डे 1 से चले जाते हैं ना यार, सही बात। क्यों टाइम ज़ाया किया तुमने अपना। और एंटरप्रेन्योरशिप में हाँ। ये और मुश्किल हो जाता है, हाँ, क्योंकि आपको एंग्जाइटी भी होती है और आपको परेशानी भी होती है और आप प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे होते हैं और आपको सेल्फ डाउट भी होता है। तो जैक मा ने एक बड़ी मजे की बात कही थी, उसने कहा जी एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट सेकंड गेसिंग योरसेल्फ हाफ द टाइम। हाँ, ये कहा था उसने। देयर इज अ प्रॉब्लम। इफ जैक मा हैड हायर्ड a mindset coach for his entrepreneurial journey, he might not have had half the time dedicated to this, maybe a much less portion, बहुत छोटा सा portion होता। That is the challenge कि आप, और 9 times out of 10 ना हमारे मर्दों की एक चैलेंज है, और वो ये है कि अबे मुझे सिखाएगा ये, मैं तो अक्ल कुल हूँ। बिल्कुल। आई डोंट वांट टू रीच आउट फॉर हेल्प बिकॉज मेरी ईगो हर्ट हो जाती है, मेरा माचो खराब हो जाता है। भाई माचो तब क्यों नहीं खराब होता जब टांग टूटती है, सही बात है तब कराओ ना माचो खराब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाती है बिजनेस स्कूल्स में, बिजनेस पढ़ाया जाता है। मैंने चीज़ देखी है कि आप ये चीज़ पढ़ा नहीं सकते, सही है, ये किताबी बातें नहीं है कि आप पढ़ा सकें। इसके लिए एक्सपोजर चाहिए होता है। एक्सपोजर 2 चीज़ों से आता है, एक फैमिली ओरिएंटेशन जो आपने बताया कि हमारे यहाँ एक ज़ाहिर पेरेंट्स आपके थे जो बिज़नेस में थे। दूसरी चीज़ कम्युनिटी, जो हमारे मेमन कम्युनिटी होती है, बिहारी कम्युनिटी होती है, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा वर्क एथिक शुरू से डेवलप होता है। बोरी कम्युनिटी है, ये मैंने पिछले 2-3 पॉडकास्ट में और भी बात की थी। इन 2 चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है, एक हाउस होल्ड ओरिएंटेशन और कम्युनिटी सपोर्ट की? ओके, देखिए बाहर आना, हाँ सही। देखिए हाउस होल्ड ओरिएंटेशन में तो ये है कि आपको ना घर पे ही माहौल क्या मिला हुआ है। अगेन फात देखें, हम ना बहुत औकात अपने आप को उन लोगों से सराउंड करते हैं जो हमें डिस्करेज करते हैं, या बाज़ औकात हम ये कर लेते हैं। अगर आपको मैं सुबह शाम ये बोलता रहूँ अबे यार फात बाल उड़ रहे हैं यार, अबे यार फात बाल उड़ रहे हैं यार, अबे यार फात बाल उड़ रहे हैं यार, भाई बाल नहीं बनेंगे आपके यार, भाई ये तो बाल उड़ रहे हैं, एक दिन ना आप मेरी बात का यकीन करना शुरू तो कर देंगे। पहले शक आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप बोलेंगे अबे यार हाँ सही कह रहा है यार, बाल तो उड़ रहे हैं, शिट यार, मे बी इट वॉज नॉट अ कंसर्न फॉर यू। लेकिन अगर मैं मुसलसल कहता रहूँगा ना तो आपके लिए कंसर्न हो जाएगा। सही बात है। आप इस बात को कंप्लीटली डिसरिगार्ड नहीं कर पाएंगे। ये बात होती है घर के अंदर। और ऐसे लोग फैमिली और फ्रेंड्स में आ जाए तो क्या हाल होगा? अब आप सोचें कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारा नेशनल स्पोर्ट क्या है? कहने को हॉकी है, ऐसा है नहीं भाई। हमारा जो नेशनल पास टाइम है ना वो है क्रिब करना। आओ ढूंढे भंड क्या है। हम चाय पे बैठते हैं, बोलते भाईजान आपको पता है इतना हो गया बिजली का बिल, ओबे यार तुझे नहीं पता मेरा तो यूँ हो गया डीजल का बिल, ओबे यार मेरा तो फलाना जनरेटर उड़ गया। हर आदमी बता रहा है, वन अप हो रहा है किस बात पे कि मेरी जिंदगी ज्यादा स्क्रूड अप है, ज़्यादा स्क्रूड अप है। बिल्कुल है, मेरी जिंदगी में जितना फोपा हुआ है तेरी तुझे पता है कुछ नहीं भाई, मैं ज्यादा भंड आदमी हूँ। है अगेन कंपटीशन इस बात का है कि किसकी ज़िंदगी ज़्यादा तकलीफ दे है। इस बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा कि यार बॉस, तो पता है मुझे अभी एक अंदाज़ा हुआ है कि भाईजान एग्रीकल्चर पे ना इसहाक डार साहब ने कोई टैक्स नहीं लगाया। तो इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर कम से कम इस फिस्कल ईयर के लिए तो हो गया टैक्स फ्री। अब बताओ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, ये कोई नहीं कह रहा है, उसके लिए एक्सपोजर ही नहीं है ना उसके लिए, नहीं कोई कह रहा भाई, ये कोई नहीं कह रहा। यार मुझे ये पता चला मेरे भाई कि इस वाली इंडस्ट्री में तो सब्सिडीज़ भी मिलती है। ये कोई नहीं कह रहा कि यार मीडिया पे उन्होंने जो है एक ग्रांट कमीशन बिठा दिया है एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस। ये कोई नहीं कह रहा कि भाईजान 21% कायबोर हो गया अगर, तो मैं इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या तलाश कर सकता हूँ। तो देखें ये तो हो रहा है फैमिली में, यानी कि आपके घर के अंदर ये लोग हैं। Who are these people is very important because this will determine कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं या अपने लिए प्रॉब्लम्स तलाश कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आ जाइए कम्युनिटी पे। देखें कम्युनिटी में जो है ना हम यूजुअली इस बात को ज़रा सा चेंज करके देखते हैं एक सेकंड के लिए कि भाईजान ये मेमन है या आखानी है या ये बिहारी हैं या जो भी है, इसको चेंज करते हैं। कम्युनिटी क्या होती है? पीपल हु आर अलाइक। ओह नाइस। सो योर कम्युनिटी शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कि कौन मेरे ही जैसे घर में पैदा हुआ। हाँ भाई हो सकता है आपके घर में वो वाले इनकरेजिंग लोग ही नहीं है, तो आपने वो सारे जमा कर लिए कि यार आओ सारे वो भंड लोग जो परेशान है इनको जमा कर लेता हूँ मैं और मेरी ज़िंदगी तो बढ़ गई। ये बेसिकली आपने बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक बात की है जो कि डिजिटल मीडिया पे जो कम्युनिटीज़ बिल्ड हो रही हैं आजकल। जी, दैट इज कम्युनिटी। सो अगर हम ना लाइक माइंडेड पीपल एवरीवेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड,
तो आपकी कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल यू आर अ फिटनेस कोच, अमंगस्ट अदर थिंग्स यू आर अ फिटनेस कोच, योर कम्युनिटी इज़ वो लोग जो अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहते हैं या रखना जानते हैं, ये आपकी कम्युनिटी है। तो इसमें क्या होगा फाद, अब आपने अपने आप को सराउंड कर लिया उन लोगों से जो कह रहे हैं यार फाद मेरे ना बाइसेप्स की पीक सही नहीं बन रही थी, तो मैंने ना ये ज़रा सा वेरिएशन ट्राई किया, तो आप कहेंगे हैं अच्छा यार मैं भी ज़रा देखता हूँ। दिस इज़ द कम्युनिटी यू नीड, नॉट कि यार ये भी इत्तेफाक से मेरे मोहल्ले में पैदा हो गया था भाईजान, मतलब मोहल्ले में तो कुत्ता भी पैदा हुआ था, तो क्या करूँ पप्पी ले लूँ इसकी, क्या करूँ भाई, सही बात, आप समझ रहे, मोहल्ले में तो कांड़ा भी पैदा हुआ था, तो क्या करूँ, अब मैं इसी के साथ बैठा रहूँगा यार, ये तो इसको तो बीनाई का मसला बेचारे को, मैं क्या करूँ भाई, इसका नहीं दिख रही इसको चीज़ें। सो माई पॉइंट इज़ द कम्युनिटी शुड बी, अब आमतौर से लोग कहते हैं ना बिजनेस कम्युनिटी, व्हाई डू पीपल वांट टू मूव इन दीज पीपल, क्योंकि देखें फॉर एग्जांपल ये हमारा जो पॉडकास्ट है, ये जो आपका पॉडकास्ट है, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्स एंड स्टोरीज, सो दिस इज एन इंडिविजुअल हु इज़ अ बिजनेस इंडिविजुअल। तो क्या होगा, अब इनके साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं, इंक्लूडिंग यू मी ये वो कोई भी, जब बात होगी तो हम कहेंगे अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। अब ये एक नई चीज़ पता चली कि ओहो परफ्यूमरी का भी तो एक काम होता है भाई, और ये कह रहे हैं कि भाई अब आप जो है वो फ्रेंचाइज भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो पीपल अराउंड हिम इन हिज कम्युनिटी विल स्टार्ट टू थिंक व्हाट कैन आई डू टू कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, या मैं ऐसी सिमिलर अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करूं अपने वर्टिकल में। बिल्कुल, है ना, दिस इज द कम्युनिटी यू शुड बी अ पार्ट ऑफ, लाइक माइंडेड लोगों की, लाइक माइंडेड, रादर देन के यार ये तो उसी जात से बिलोंग करता है। अरे भाई जात का मैंने क्या करना है, तो सही बात, ये बढ़ना है। प्रोफेशनल ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग होती है, ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग होती है। आप जो है ना वो नौकरी वाले से नहीं पूछें कि बिजनेस कैसे करना है वो तो डराएगा पहले, वो कहेगा पहले खामोशी है, यहीं से बैठा रहे, यहीं से सैलरी आ रही है बस चिल कर। तो 4 नौकरी वाले जमा होते हैं, कहते हैं यार धंधा करना है, और चारों हाँ ये देखें कितना मजे का डोपामाइन dilemma का है। हाई लेके फिर चले जाते हैं, चाय पे बैठते हैं, बस। धंधा करना है लेकिन फटती सब कितने धंधे होते हैं, कितने वो एक दूसरे की हाँ। ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ईगो सेटिस्फाई करते हैं और एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी सी फाड़ भी देते हैं हाँ कि यार वो पता है वो मेरा एक दोस्त है फहद भाईजान, उसने तो वो किया था यार, बढ़ गई बारात उसकी, ऐसे ही है। अबे भाई अच्छा हुआ यार, मेरे तो ये देख भाई मैं प्रोविडेंट फंड ना थोड़ा सा निकालूंगा हाँ। और मैं उसके लिए लोन लेके और ये फलाना एक गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ मैं, हाँ ये सही है भाई, गाड़ी में इन्वेस्ट कर देते हैं, ये एक एसेट है। अच्छा उसको पता ही नहीं चला गरीब को कि अगर क्योंकि उसको अपने जैसों से बात कर रहा था ना। वो अपने जैसों से बात कर रहा था। सही बात। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, हमारे यहाँ सेल्स और बिज़नेस में, ये बिज़नेस करते हुए हम लोग बहुत कतराते हैं प्रीमियम चार्ज करने में। आप माशाल्लाह बिज़नेस कोच हैं और आप हाई टिकट आइटम सेल करते हैं और आपकी कोचिंग जो हाई टिकट आइटम है, ठीक है, तो माशाल्लाह आप इंटरनेशनल कोचेस को भी ट्रेन करते हैं, नेशनली भी ट्रेन करते हैं, कोच करते हैं लोगों को। ये माइंडसेट क्या है जो प्रीमियम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं ना कि वैल्यू फॉर मनी जो होती है, लेकिन एक वैल्यू ऐड करके टू ब्रिंग मनी इन, इसमें क्या फ़र्क है? और आपका थॉट प्रोसेस क्या है, माइंडसेट क्या है कि आप प्रीमियम कब चार्ज करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं, व्हाट मेक्स यू एलिजिबल टू चार्ज दैट प्रीमियम? एक्सेलेंट, ओके। देखिए इस सवाल को ना हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, लोगों का बिलीफ सिस्टम का चैलेंज होता है कि यार मैं ये इतने का दूंगा, कोई ख़रीदेगा भी मुझसे? तो मेरा उनसे सवाल है कि मेरे भाई एक काम करते हैं, हम आज पहले लोकल एक मिसाल ले लेते हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमी में इस वक्त सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है? कोरोला, सिविक। एज पर वन ऑफ द कार ब्लॉग्स, पाक व्हील्स, आई डोंट नो, आप हाँ मुझे नहीं पता ये प्रमोट करना में आता है या नहीं आता, बट मैं उसको थोड़ा सा फॉलो करता हूँ। और चंद दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि बस 3 महीने से एक भी सिविक नहीं बिकी है पूरे मुल्क में। ओके। पता है आपको पॉजिटिव सेल्स किन की हैं? पॉजिटिव सेल्स हैं सिर्फ वीगोज़ की और फॉर्च्यूनर्स की और BRV की, दैट्स इट। ये 3 गाड़ियाँ बिक रही, बाकी कोई गाड़ी नहीं बिक रही। नाउ व्हाट इज दिस से? वीगो, फॉर्च्यूनर सारी हाई सेलिंग, वो सारी हाई एंड आइटम है। हाँ सही है। सुजुकी इसलिए नहीं बिक रही कि उनके और पास इन हालात में। पार्ट्स नहीं, इन हालात में साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर जो है ना वो कंज्यूमर होता है। बिल्कुल ऐसे। आगे आ जाए, ग्लोबल रिसेशन है लेकिन लग्जरी ब्रांड्स पे कोई अफेक्ट नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ना लुई विटॉन पे इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है साहब, ऐसा ही है। आगे आ जाए, देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग ना बिजनेस को समझते हैं कि यार मुझे ना कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो कि मैं फ्री में कर दूं, क्योंकि मुझे कोई अब एक चैलेंज है। देखें
आप फेसबुक पे जाते हैं ना, आप कहते हैं बॉस मुझे फ्री में एंटरटेनमेंट चाहिए, और फेसबुक आपको क्या देता है? व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? कुछ नहीं, आपको एंगेज करके रखता है बस। यू आर द प्रोडक्ट, हाँ बिकॉज फेसबुक मेक्स मनी ऑफ एड्स। बिल्कुल। ये है मुफ्त, जो चीज़ आपको मुफ्त मिल रही है ना, मज़ा दे रही है, हाँ उसका प्रोडक्ट आप है साहब। बिल्कुल। सोशल डिलेमा जो एक वो डेटा बेचता है आपका, वो एडवर्टाइजर को ये कहता है कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं एक जगह पर, हाँ। अब बताओ इनको क्या बेचना चाह रहे हो तुम, बिल्कुल। अच्छा या बुरा? ठीक हो गया मेरे और और आपके जो मैंने लिए। आपको अपनी जो बताई थी, जो बेसिकली मेरे पास इंगेजमेंट आई थी, तो जितना आप कमेंट्स पे, क्योंकि आपको बाकायदा भेजता है कि ये कमेंट्स रह गए भाई, आपने इसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसे ही ना, एंगेजमेंट बढ़ेगी। Yes. एंगेजमेंट आएगी, वो डेटा जाएगा एडवर्टाइजर्स को कि यार यहाँ एंगेजमेंट आ रही है, इधर लगाएं आप अपना लगाएं इश्तहार, आप बस। ठीक हो गया। सो यू आर द प्रोडक्ट। You are the product. कमिंग टू व्हाट इज इट दैट इज अलाउइंग मी टू चार्ज अ प्रीमियम। प्राइसिंग कैसे करते हैं आप? देखिए भाई, फॉर्मूला बड़ा सादा सा है, और फॉर्मूला ये है कि व्हाट वैल्यू डू आई डिलीवर, मैं कितना बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इज गोइंग टू डिटरमिन कि आप मुझे उसकी वैल्यू में क्या रिटर्न दे सकते हैं। सही। सो अगेन, क्योंकि आई एम एन एंटरप्रेन्योरशिप कोच, आई एम गिविंग यू द वैल्यू टू चेंज योर नॉट जस्ट योर ओन लाइफ, बट आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके घर वालों की ज़िंदगी, और आपके बाद वालों की भी ज़िंदगी एटलीस्ट। ये मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपको मैं एक गिलास पानी यहाँ ला के रखूँ और मैं बोलूँ फाद साहब इसके कितने पैसे देंगे? आप बोलेंगे मैं पैसे क्यों दूंगा, आप हो गए पागल, मेरे पास भी पानी है ना, तो मैंने कोई वैल्यू थोड़ी दी है आपको, मैं आपको 10 रुपये का भी नहीं बेच सकता ये, है ना। लेकिन अगर ये ही पानी मैं आपको सहारा डेजर्ट के बीच में दे दूं, जिसमें अब आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कहीं पे भी दूर दूर तक कुआं नहीं है, ना ओएसिस है, अब ये कितने का पानी फासा, मैं आपकी पूरी जायदाद नाम करवा लूंगा। ऐसे ही है, बिकॉज दिस इज द वैल्यू दैट आई एम गिविंग टू यू एट द टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रेगिस्तान में जाके लोगों की मजबूरियों को एक्सप्लॉइट करें, लेकिन आप अपनी प्राइसिंग को पोजीशन वहाँ करें जहाँ पर आपको ये पता हो कि मैं इतनी वैल्यू दूंगा। हाँ, अब दिस कम्स विद अ बिलीफ सिस्टम, और वो ये है कि क्या मैं ये वैल्यू डिलीवर कर रहा हूँ, क्या मेरे पास कोई ऐसा सबूत है, चाहे वो अपने ऊपर अप्लाई हुआ हुआ सबूत है या किसी के साथ किया हुआ सबूत है, कि इसकी भी ज़िंदगी में बदल पाया। टेस्टिमोनियल्स हो आपके पास, सब कुछ हो, केस स्टडी होनी चाहिए, आपका वर्ड ऑफ माउथ प्रमोट करने के लिए लोगों, केस स्टडी तो हो कम से कम आपके पास कि यार मैंने फहद के साथ काम किया और मेरे 6 पैक निकाले भाई, मैंने सारा फॉलो किया जो फहद ने मुझे बताया, और मैंने डंडी कहीं नहीं मारी, तो मेरे पास रिजल्ट्स भी हैं। अब मैं फहद को टेस्टिमोनियल भी दूंगा और मैं फहद की जय जयकार भी करूंगा हर जगह पे। सही, ठीक हो गया। सो दोज आर अल्हम्दुलिल्लाह देयर, इस मार्केट में देर आर देयर, इंटरनेशनली दे आर देयर। सो देन बिकॉज आपकी ज़िंदगी का बाकी पूरा हिस्सा चेंज होने जा रहा है। सही। और मुझे पता है कि ये इफ़ेक्टिव टूल्स हैं, और मुझे ये भी पता है कि ये सिर्फ मेरे लिए इफ़ेक्टिव नहीं है, उन लोगों के लिए भी इफ़ेक्टिव उतने ही है जिन्होंने मेरे साथ काम करने को choose. So this is how you are packaging your thing for the pricing that you are offering. तो अब अगेन, और दूसरी बात ये भाई, देखें बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। आप कहेंगे यार तो लुई विटॉन का भी पर्स होता है और सस्ता वाला भी पर्स होता है, तो देखें बॉस, एक बड़ी सिंपल फॉर्मूला है, सस्ता होता है बार बार। यू नो व्हाई? क्योंकि जब आप किसी को कम पैसे देते हैं ना, तो आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो आपको उतनी तवज्जो या उतनी जिम्मेदारी दे। जब आप बड़े अस्पताल जाते हैं ना, तो आप ये नहीं सुनना चाहते किसी से कि भाई वो असल में तो अभी तो ना डॉक्टर साहब, तो हमारे पास इस फैसिलिटी के डॉक्टर साहब हैं ही नहीं। आप कहते हैं साहब, मान लिया कि मैं सर का दर्द लेकर आया था, न्यूरोलॉजिस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, अभी मेरे पास नेक्स्ट पॉसिबल बेस्ट ऑप्शन कौन है? मेरे पास कोई पीजी है, कोई आरएमओ है। मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा कि जी लैब बंद था रात में। लैब 24 घंटे खुलेगा, मैं हूँ बड़े अस्पताल, इसीलिए जाते हैं ना आप अच्छे अस्पताल, कि आपको ट्रीटमेंट बेहतर मिलेगी, आप ज़्यादा पैसे, तो क्यों, क्या मतलब वहाँ पे डॉक्टर कुछ नया पढ़ कर आया था? क्या पढ़ कर आया था वो? MBBS के बजाय कुछ और पढ़ लिया था उसने, क्या मतलब दर्जी भी साथ साथ में, वो आपको वो मतलब मालिश भी कर रहा था, आपके कंधे दबा, क्या कर रहा है वो ऐसा भाई? सही बात, वो तवज्जो दे रहा है। और जब आप एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर मुफ्त में इलाज हो रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? एंड नथिंग अगेंस्ट दीज पीपल, बिल्कुल, उसके पास टाइम नहीं होता। सही बात। वो कहता है मेरे भाई ये लंबी लाइन देख, मैं हूँ यहाँ पे 2 दिन के लिए और आदमी है 2000, तो मुझे 1000 आदमी दिन में देखना है, तो मैं इतनी तवज्जो दे सकता हूँ इसको? मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सही बात। कैसे करूँ मैं? वरना तो बहुत सारे बीमार रह जाएंगे। दिस इज़ द ट्रेड ऑफ। दूसरी बात देखिए भाई, आपके पास चॉइस है, आप ना
पैदल भी तो जा सकते थे, और आप जर्मन गाड़ी में भी जा सकते हैं। कंफर्ट लेवल और रिजल्ट्स फ़र्क हो जाएंगे। सो आप ज़रूर अपने आप को वहाँ पोजीशन करें जहाँ पे आपका कोई कंपेटिटर उतनी ही वैल्यू को दे रहा हो और वो रिजल्ट्स भी वैसे ही डिलीवर कर रहा हो। सही। तब आप ये करें, और ये तभी कर सकते हैं आप जब आपके पास पीछे हिस्टोरिकल एविडेंस हो कि जी मैंने यही अचीव किया हुआ है। दैट्स वाई सही। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिसबिलीफ में होते हैं। टू एड्रेस वन मोर पॉइंट, देखिए साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये तुम्हारा तो खर्चा नहीं हो रहा ना, कुछ डिस्काउंट दे दो। तो आतिफ जब गाना गाता है तो उसका खर्चा होता है क्या खर्चा होता है? अच्छा, आतिफ का ही गाना तो वो मैं भी गा सकता हूँ यार, तो मुझे देना यूज हो रहे हैं सिर्फ है। तो अब तो आदत सी है मुझको, मुझे भी तो आता है गाना, बुरा गाता हूँ, आतिफ की आवाज़ में नहीं गाता, आतिफ हूँ भी नहीं, तो आतिफ जैसे पैसे ले सकता हूँ सवाल ही खत्म है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं यार जो गाना गाते हैं, उनको आतिफ जैसे पैसे, प्रोटोकॉल चीज़ें मिल रही नहीं मिल रही ना, क्योंकि उसने एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड किया है कि बॉस मैं ना स्टेडियम भरता हूँ। इस बच्चे को अभी ये प्रूव करना है, तो प्राइसिंग चेंज हो गई, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ में ज़रूर, अभी हम नमाज के दौरान ना मुझे ख्याल आया, बहुत सारे लोग ना नौकरी पेशा लोग नसीब की बातें करते हैं। अब यार हमारे नसीब में यही था, अबे नसीब से ज़्यादा थोड़ी मिलेगा, तो अपना कारोबार करके क्या मिला? आपको इतनी श्योरिटी कैसे कि नसीब में यही था? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि नसीब को थोड़ा सा डिफाइन कर लें। अगर नसीब में यही था तो अल्लाह ने क्यों कहा कि मुझसे दुआ मांग ले, मांग ले, मेरे पास ख़जाने लातादाद हैं और तेरी तसव्वुर से भी ज़्यादा है, मांग ले जो मुझसे मांग सकता है। तो नसीब कहाँ गया फिर वो कहते हैं वो यार लौहे महफूज में ये किया हुआ। जी भाई बिल्कुल किया हुआ है, मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा, तो फिर दुआ का कॉन्सेप्ट क्यों है? सही बात है। आप बोलें यार भाईजान मैं तो काम ही नहीं करूँगा, कद्दू उठता हूँ मैं बिस्तर से, जिस दिन पैदा होना था मैं पैदा हुआ, जिस दिन मरना है उस दिन मरूंगा, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, तो उठो नहीं ना यार, क्या ज़रूरत है घर से निकलने की? ये करो ना फिर तवक्कल, अगर तुम इतने बड़े चैंपियन हो। सही बात कि यार नसीब में यही था, तो जानू नसीब में मौत लिखी है जब लिखी है, इसका मतलब ये नहीं कि पटरी पे जाके लेट जाए ट्रेन की है। देखते हैं यार नसीब, आओ चेक करें भाई। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि जब कोचिंग की बात होती है और कोचिंग प्रिंसिपल्स की बात होती है, तो काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है, आपने भी नोट किया है, आप भी ये डेफिनेटली एक्सरसाइज करवाते होंगे कि हम वैल्यूज़ रीअलाइन करवाते हैं। सही है। अब एक तो हमने बात की, मैं ऑडियंस के लिए बताना चाहता हूँ कि एक तो हमने बात की है कि वैल्यू ऐड करके पैसा कमाना, वो अलग चीज़ है, लेकिन पैसे को कैसे वैल्यू करना, वो आप थोड़ा सा बयान करें कि हम ये वैल्यूज़ रीअलाइनमेंट में पैसे की वैल्यू किस तरह अपनी लाइफ में ऊपर या नीचे लेकर आते हैं, और कि ये किस तरह अफेक्ट करती है हमारी लाइफ की क्वालिटी। बिल्कुल ठीक है। देखें, किसी भी चीज़ को आप जितना वैल्यू करते हैं वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप या तजर्बा क्या है। हाँ, मनी इज इविल वाली बात हो गई। सही है ना। अच्छा, हम ये भी कह लेते हैं एक सेकंड के लिए कि यार हमने गाना सुना बचपन से, क्या सुने? हमने सुना ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आपने कहा अबे यार ये तो फैमिली से दूर कर रहा है मुझे। सबकॉन्शियसली ना हमने ये चीज़ें सुनी है। फिर हमने ये भी सुना है कि भाईजान उसके बाद होंगे पैसे वैसे, मैंने इज्जत कमाई है। तो आपने ये कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस क्रिएट कर ली कि भाईजान जिसके पास पैसे हैं उसको इज्जत नहीं मिल रही है। अच्छा, कन्फ्यूजन ये है कि यही जो मनूस कह रहा था कि मैंने तो इज्जत कमाई है, वो मर्सिडीज़ वाले का दरवाज़ा खोल रहा है। यार फाद भाई आए हैं, फाद भाई हैं, MD है कंपनी के, 3 कंपनी है इनकी, बड़े बड़े आदमी है ये। अभी तो तुमने इज्जत कमाई थी, तुम इसको इज्जत दे रहे हो अभी, तो मतलब क्या हो क्या रहा है ये सारा ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो हम करते क्या है 9 times out of 10, और मैं इंसिस्ट करूँगा कि जितना भी व्यूअर इस वक्त अगर आपका देख रहा है तो वो ज़रूर अपने आप से पूछे कि बॉस मेरा बिलीफ क्या है पैसों को लेके, कि क्या पैसों से मेरे मसले कुछ हल हो सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं कहता क्या हूँ अपने आप के इंटरनल डायलॉग में पैसों के बारे में, और मेरे एक्शंस क्या इस बात को सपोर्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी पैसों का रिलेशनशिप 9 times out of 10 हमने ये क्रिएट किया है कि देयर इज़ अ बिग कन्फ्यूजन, और वो कन्फ्यूजन ये है कि मैं कह रहा हूँ कि पैसों से मसले का हल है यार, पैसे चाहिए दादा, यानी पैसे होते ना तो ये हल कर लेता, पैसे होते तो वो हल कर लेता, पैसे होते तो ये हल कर लेता। फिर हमने साथ ही साथ अपने एक्शन से क्या किया, दिमाग ही कह रहा है पैसे होने चाहिए मेरे पास, और अपने एक्शन से मैंने ये किया जैसे ही पैसे आए तो मैंने इसको उड़ा दिए। तो उड़ा दिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया है, उड़ा दिए का मतलब ये है कि काश कि मैं कहीं गरीब ना लग जाऊं।
तो बिला वजह मैंने अपनी औकात से बढ़कर या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का फ़ोन ले लिया, महंगी गाड़ी ले ली, और अब मेरे पास उसमें पेट्रोल डलाने को या डीजल डलाने को पैसे नहीं है। और मैंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पर मुझे सिर्फ कॉस्मेटिकली ये दिखा सकूँ कि ये मुझे गरीब ना समझ ले। ट्राइंग टू लुक रिच इज़ द ईजीएस्ट वे टू बिकम पुअर। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट इक्वल टू बीइंग रिच। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम इज इक्वल टू बीइंग वेल्दी, not rich. Rich people make money. Wealthy people have money and time. Okay. There's a difference. That's the resource, the main resource you have to have. You have to have time. अगर आपकी कुत्ते जैसी जब भी तो फ्रीडम है। आपकी कुत्ते जैसी रूटीन है, 18 घंटे काम करते हैं, हाँ, 60 70 75 साल 80 साल तक जिएंगे आप, और आप ये करते रहे और आपके पास टनों पैसा है, आप वेल्दी हैं? नहीं है। वेल्दी कब है आप? जब आपके पास पैसा भी है और आपके पास टाइम भी है। और लेस ब्राउन ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि बेसिकली वेल्दी होने का मतलब है कि यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस एंड यू हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस। यस, ऑप्शंस होना इज फ्रीडम एक्चुअली। एब्सोल्युटली। मेरी मर्जी है भाई, इस बार मैं वेकेशन कब लूंगा मेरी मर्जी, कहाँ जाऊंगा ये भी मेरी मर्जी, कितने पैसे खर्च करूंगा मेरे पास पैसे है मेरी मर्जी। आप मेरी बात समझ रहे? तो ये फ्रीडम चाहिए होती है आपको। फ्रीडम इज हियर, फ्रीडम इज हियर। बटवे में फ्रीडम नहीं ढूंढे आप, बटवे में ना अबंडेंस ढूंढे। सही, कि मैं इसको इतना बड़ा कर लूँ कि मुझे ना घड़ी खरीदते हुए, मोबाइल खरीदते हुए, गाड़ी लेते हुए ये ना सोचना पड़े, सही बात, बेसिक्स के लिए ना करना पड़े। हाँ, लग्जरीज के लिए यार यॉट लेनी है, हाँ गुड हो गया जानी, ये बात बनती है। इसकी लिस्टिंग चेक करते हैं, जजीरा खरीदना है, आए भाई ये बात करते हैं, ये मज़े की बातें हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं जो अब आप खरीद रहे हैं, ये वो सुपर लग्जरीज हैं। सही बात, बेसिक नेसेसिटीज़ पे नहीं सोचेंगे भाई यार ये फीस कैसे जाएगी, दिस इज़ नॉट अबंडेंस। सही। सो कमिंग बैक बिलीफ सिस्टम्स पे और वैल्यू अलाइनमेंट्स पे, देखिए तो अब हमने अपने लिए जहन के अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर ली कि पैसा बुरा भी है, पैसा चाहिए भी, और पैसा मैं अपने पास रखूंगा भी नहीं है। तो जैसे ही आया, मतलब आपको प्यार चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई प्यार करने वाला है तो आपने थप्पड़ भी मार दिया उसको। सही बात, यार ये मेरे पास रहने ना पाए। आप चैरिटी करना चाहते हैं लेकिन चैरिटी करने के लिए पैसे भी नहीं है आपके पास, तो भाई ये कैसे होगा यार, है? आप जो है वो अपने एक्शन को और अपने बिलीफ को मैच नहीं कर रहे। ये एक्शन और बिलीफ, इस आपका एक्शन और आपके कॉल और फेल में तजाद इसलिए है क्योंकि आपके अंदर अलाइन नहीं हुआ हुआ कि आप वैल्यू करते हो पैसे को या नहीं करते। तो अगर मैं वैल्यूज़ को इस तरह से अलाइन करना शुरू करूं, कोशिश करके कि साहब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है। बेशतर लोग कहते हैं कि जी फैमिली है, चीज़ रिस्पेक्ट है, प्यार है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रायोरिटाइज जब आप करते हैं, आप प्रायोरिटाइज जब करते हैं, और उसके लिए इंटरवेंशंस होती हैं जो आप करते हैं, वो उसमें तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। पैसा कहाँ है आपकी वैल्यू सिस्टम में, और आपका रिलेशनशिप पैसे के साथ क्या है। सो देखें, और हमारी और आपकी इस बारे में पहले भी गुफ्तगू शायद हो चुकी है। इट्स अ 3 pronged अप्रोच। पैसा पहले तो कमाना है, ये सबसे आसान काम है भाई। अभी तो प्रोसेस का सबसे आसान हिस्सा ही पैसा कमाना है। दूसरा, इसको खर्च नहीं करना। लोग कहते हैं सेव करना है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, सेव नहीं करो, इसको खर्च नहीं होने देना। डोंट स्पेंड इट, दिस इज द सेकंड पार्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मल्टीप्लाइंग इट। मल्टीप्लाई करें तो इसको री इन्वेस्ट कैसे करूं मैं, ताकि ये आज अगर 10 हैं तो कल 100 हो, उसी में से फिर 10 निकालूंगा, वापस डालूंगा, 110 को 120 बना लूंगा। अगर मैं ये खर्च करने पर आ गया तो दुनिया का सारा पैसा लेते हैं, आप एक सऊदी टाइकून होंगे बॉस। अभी चलते हैरिड्स में घुसते हैं, 28 से 30 मिनट के बाद जो है ना, हो सकता है कि आप कंगले हो जाए। सही बात है ना। तो सही बात, there is no amount of money in the world is enough. It is all about how you can multiply that money in a smart way. तो बिजनेसमैन कैसे बनता है, अगर आप देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि बहुत बिजनेसमैन जो है ना वो अपनी बेट्स को हेज करता है और अपने आप को, जैसे ग्रांट कार्डोन है, तो उसने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी, हालांकि मुझे टेक्निकली पसंद नहीं हुआ लेकिन उसने मिसाल बड़ी अच्छी दी। उसने कहा कि यार मैंने जो है ना वो जब मैंने जहाज़ खरीदने की तो मैंने 1-2 दोस्तों से पूछा कि बॉस ये मैंने जहाज़ खरीदना, मैं क्या करूँ, इसका कोई फ़ायदा है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल फ़ायदा है। बोले क्या फ़ायदा है? तो उसने बताया, उसके दोस्त ने जो उसको समझाया कि भाई पहले तो ये जहाज़ लो और इसके ऊपर ना अपना नाम लिखवा दो कंपनी का। कहने उससे क्या होगा भाई? कहने ये हो गया मार्केटिंग बजट, तो ये हो गया एक्सपेंडिचर, इस पे अब तुम्हें टैक्स नहीं देना है। अच्छा, अब ये प्रॉफिट में से निकाल दो तुम।
ओके, ठीक हो गया, क्योंकि इस पे आपने कंपनी का इश्तहार लगा दिया, सही है। ठीक हो गया, एज पर द अमेरिकन टैक्स लॉ दैट्स व्हाट हैपेंस। ये तो Okay. मेरा मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है। एक बात हो गई। दूसरी बात, कहना यू विल सेव अ टन ऑफ टाइम, क्योंकि अभी तो अब तो हाँ, तुमने ना लाइनों में नहीं वैसे लगना, ही, फलाना लाइनों नहीं में, करना, बिल्कुल ढिमकाना ऐसे नहीं ही। करना, हाँ। तो आपके पास ये वाली फ्रीडम आ जाएगी। ऐसा ही है भाई। तीसरी बात, ये तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो इसको एमोटाइज करना, अपने पीएनएल में से निकाल लेना, तो तुम्हें जहाज़ के भी पूरे मज़े मिले, तुमने टैक्स भी नहीं दिया उसका, और सारे खर्चे किसने बर्दाश्त किए? तुम्हारी कंपनी ने। और मज़े किसने लिए? तुमने। और ये तुम्हारे पास ये लग्जरी भी आ गई, हाँ, जिसके तुमने थोड़े से पैसे दिए, हाँ, बस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपने इन्वेस्ट कैसे करना है कि आपके पास ये डिविडेंड्स पे यूएस कंपनीज के पुराने जितने भी सीईओज उठा लें, जैसे ही कोविड आया था तो उन्होंने $1 अपनी सैलरी कर दी थी, तो क्या वो पूरे साल $1 के लिए काम करते रहे? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या किया फिर उन्होंने कहा सैलरी नहीं लूँगा, सैलरी पे होता टैक्स, डिविडेंड पे टैक्स नहीं है यूएस में, सही। स्टॉक्स ले लेता हूँ। तो कंपनी के मालिकान को उन्होंने कहा कि बोर्ड को कहा कि भैया मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे ना स्टॉक का ऑप्शंस दे दें आप। हाँ, उन्होंने कहा ले ले यार, खत्म कर इस चैप्टर को, ठीक है। वो डिविडेंड्स आ गए उनके, विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन। तो अगेन देखिए, लोग क्या कहते हैं, अबे यार ये कैसे होगा? अरे भाई, जब आप तरीक़ा निकालेंगे ना तो ये सब कुछ हो जाएगा। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे हुक्मरान भी हैं और सारा कुछ है, और ये एग्रीकल्चर में काम करते हैं। क्या है ऐसा भाई एग्रीकल्चर में जो ये एग्रीकल्चर से तो बाहर निकलते ही नहीं, चाहे आंधी आए तूफान है, ये ज़रूर ये वाला काम कुछ ना कुछ तो होगा ना। इट्स टैक्स फ्री, बिल्कुल। ज़ीरो टैक्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ टैक्स बचाओ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सब्सिडी भी मिलती है, अग्रेरियन इकोनॉमी है, आपके पास ज़मीन की अपनी जो कैपिटल और अप्रिसिएशन बहुत है। सारे लोग जो फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी तो इसी वजह से हो रहे हैं कि टैक्स फ्री इकोनॉमी है, टैक्स फ्री आपको टैक्स ब्रेक्स मिल रहे हैं, तो वो भी तो यही थॉट प्रोसेस है ना। ऐसा ही है ना भाई। अच्छा चले, एक तो हो गया ये टैक्स कंपोनेंट। अब आ जाइए इसकी इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट पे भी। इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट का मतलब ये है कि आज चले एक बहुत ही लेमन तरीके से हम सोचते हैं, भैया पाक रुपी डिवैल्यू हो रहा है, तो सब्ज़ी सस्ती हो रही महंगी हो रही है, मुर्गी सस्ती हो रही महंगी हो रही है, महंगी हो रही है, डेफिनेटली महंगी हो रही है ना भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते साहब। क्या करोगे? दाल नहीं खाओगे, रोटी नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, क्या खाओगे? क्या खाओगे? कुछ तो खाओगे ना। तो कैसे खाओगे? जब तक कोई उगाएगा नहीं उसको या पालेगा नहीं उसको। अब आप मजबूर हैं ये खाने पे जिस रेट पे वो बेचेगा। ये फ़र्ज़ी और किताबी बातें हम नहीं करेंगे कि जी उसको जो है ना यूँ होता है और हुकूमत ने कंट्रोल करी हुई प्राइसेस। प्रैक्टिकल बात करते हैं साहब। जैसे ही पैसे बढ़ते हैं ना फ्यूल के, तो हर सब्ज़ी के भी पैसे बढ़ जाते हैं। आम भी अचानक से ठेले पे 100 रुपये बढ़ जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर कौन बेवकूफ़ है? वो आदमी जिसकी फ़िक्स्ड इनकम है, या कौन परेशान है? वो आदमी जिसकी फ़िक्स्ड इनकम है, उसके पास सोल्यूशन कोई नहीं है। जो बिज़नेस कर रहा है ना, वो कह रहा है भाईजान आज ये खीरा 10 का नहीं है, ये 11 रुपए का है। फिक्स्ड इनकम और फिक्स्ड माइंडसेट एक ही चीज़ है। यस, जहाँ तक बेसिकली हम लोग इससे ड्राइव कर सकते हैं। ग्रोथ नहीं है ना उसमें। हाँ, क्योंकि यहाँ कंज्यूमर माइंडसेट है, वहाँ प्रोड्यूसर माइंडसेट है। यस, सो आपने ना सप्लाई पे कंट्रोल कर लिया। आप समझ रहे हैं? देखिए प्राइमरी प्रेडेट, और अब वॉर्स किस बात पे होंगी? अब जंगें मईशत पे होती हैं। जंगें ना अब ऐसे नहीं लड़ी जाती कि आओ जी मुक्के मारे। पहले तलवारें, मुक्के, घूंसे, नेज़े ये था, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, हथियार बड़े हो गए। अब हथियार इस्तेमाल करते हुए हर आदमी, हाँ, इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है अब हर आदमी डर रहा है, कह रहा है बॉस अबे यार मेरे भी तो 200 मारे जाएंगे, आओ माशी जंग लड़ लेते हैं। मईशत की जंग है। चाइना सबका बाप बना बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि फ़ौज बड़ी है उसके पास खाली? ऐसा तो नहीं है। नहीं ना। कोरिया सुपर डुपर फैसिनेटिंग इकोनॉमी। उन्होंने कहा भाई ये अमेरिकियों ने क्या किया, इन्होंने अपना कल्चर बेचा है। हर आदमी, ये शर्ट जो मैं पहना हूँ, आप पहने हुए, घड़ी, मोबाइल, फलाना ढिमकाना, ये अमेरिकन है ना।
बुनियादी तौर पे तो हमें वेस्ट से मिला ये। तो कोरियंस ने कहा गुड हो गया भाई, आए के पॉप बेचता हूँ मैं अब आपको। मेरे बच्चे, आपके बच्चे, हमें कोरियन आती नहीं है भाई, लेकिन वो गाने जानते हैं, उनको पता है BTS कौन है, जंगकुक कौन है, फलाना कौन है, उसमें कोरियन खाने में क्या है, उसमें यूँ लपेटते चीज़ से, और लोगों ने रेस्टोरेंट्स भी खोल लिए उसके अंदर। ऐसा ही है। एंड यू पे अ प्रीमियम फॉर फूड दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, एंड फॉर द एक्सपीरियंस एज वेल। सो अगर आप आज ये सोचना शुरू करें वेयर शुड आई बी, कौन से वर्टिकल में मैं बिजनेस करूं तो मेरा ख्वाब पूरा होगा। अगेन मैं ग्रांट कार्डोन की बात करूंगा, हालांकि मुझे चिढ़े उस आदमी से। उसने एक यॉट खरीदी। बातें सही करता है ना वो, बातें वो सही करता है, जिस तरीके से करता है वो मुझे चिढ़ होती है। ग्रांट कार्डोन ने एक यॉट खरीदी, कश्ती ली उसने छोटी सी, लेट से कोई 60 फीट वाली कश्ती ली उसने। वो अपने कैप्टन के साथ बैठा, बीवी को बिठाया, बोला चलो भाई घुमा के लाओ हमें। घुमाया घुमाया, कह यार यॉट अच्छी है, मतलब मज़े की है, अच्छा लगा, मज़ा आया। जब कहले हम पुल इन कर रहे थे हार्बर में, तो मैंने देखा एक सुपर यॉट खड़ी थी 300 फीट वाली। मैंने कहा यार पार्टनर ये वाली होती है ना जिसके ऊपर एक पूल भी है और एक डेक भी है और इसमें ये भी है और 3 बेडरूम है और लाउंज है, 3 फ्लोर है उसके, ये चाहिए भाई। तो उसने कैप्टन से पूछा, कहले भाई ये कितने की है? कहले वो, अब कैप्टन ने उसका हंस के अपने मालिक से कहा भाई बहुत महंगी है, $300 मिलियन की है। तो कहले अच्छा, कहले इसकी जो अपकीप है खाली वो $1.5 मिलियन महीने की है, कि अब ये सिर्फ जिंदा है यॉट, अभी आपने इसको चक्कर वक्कर नहीं लगाया, तनख्वाह मेंटेनेंस और इसका जो हार्बर का फीस है ये $1.5 मिलियन की है, यानी कि $15 लाख की। तो ये आपकी यॉट की पार्किंग और मेंटेनेंस है, फिर आपने जो करना है वो करेंगे आप इस पर। उसने कहा ठीक है। कहले मैंने ये थोड़ी सोचा कि यार ये तो बहुत महंगी है, मैंने ये सोचा कि क्या मैं सही वर्टिकल में हूँ जो मैं ये ख़रीद सकूँ। नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन टू आस्क, क्या मैं वो काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ। ये रिच डैड पुअर डैड में भी ये फिलॉसफी है ना, कि ये नहीं कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो भाई ये पूछें यार आप। देखें मेरे वालिद साहब ने बड़ी अच्छी एक मिसाल देते हैं, कहने 2 ही तरीक़े हैं बेटा, या पैर समेट लो तो चादर पूरी पड़ जाएगी, या चादर बड़ी कर लो। है तो बेहतर तरीक़ा क्या है? हम क्या करते हैं, वाइट कॉलर लोग, बेशतर लोग पैर सिमटाए चले जा रहे हैं, सिमटाए। भाईजान एक पॉइंट आएगा पैर जो है ना आपके पेट से लग जाएंगे, फिर कहाँ सिमटाओगे? सही बात, सही है ना। तो आज पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी जो लोग हैं जो पैर सिमटा रहे हैं, देयर इज़ अ लिमिट जिसके बियॉन्ड आप पैर नहीं सिमटा पाएंगे, फिर क्या करेंगे? वाकई उस दिन आपको बहुत परेशानी हो जाती है। उस दिन तक आप दुआ कर रहे होते हैं और फिर आप ब्लेम क्या करते हैं, अबे हमारे नसीब में यही था। नसीब में यही था, ऐसे कैसे भाई? सो यू हैव टू लर्न दोज 3 ट्रिक्स, अर्न, कीप एंड इन्वेस्ट एंड मल्टीप्लाई, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन भाई। अच्छा, मैं इस पे क्वेश्चन ज़रूर करूँगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आपकी एक वीडियो भी देखी मैंने शेयर भी की, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया उस पर, काफ़ी आपको मैसेज आया, मुझे भी मैसेज आए। लेकिन अभी भी लोग ये बोलते हैं किताबी बातें। सही है, प्रैक्टिकल चीज़ों को भी किस तरह लोग आराम से कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, कमाल है। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन असल में ये है कि कंज्यूमरिज्म के दौर में जब आपको सोशल मीडिया पे टारगेटेड एड्स दिखाए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक टी-शर्ट पसंद आ गई, मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया, उसके बाद मैंने रिकन्सिडर किया कि नहीं यार मेरे पास बहुत है, मैं नहीं ख़रीद रहा, मैं बाहर आ गया, कार्ट से भी निकाल दी, क्रॉस कर दिया उसकी विंडो, अब वो मेरे मोबाइल पे भी ऐड दिखा रहा है, वो मेरे मतलब हर जगह ऐड दिखा रहा है मुझे कि यार यू एक्चुअली एडेड दिस टू कार्ट, ले लो। ये तुम्हारी है। बिल्कुल ठीक है। इस दौर में जब आप कंज्यूमरिज्म इतना आम है, ब्रांड्स बेसिकली दे आर वाइंग फॉर दिस शेयर, दे आर शोइंग यू टारगेटेड एड्स, ग्रेटिफिकेशन डिले करना इज़ अ हसल। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, या इसके लिए कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि, या थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए इसको करने के लिए? तो बॉस देखें, चले इसी को हम यूज़ कर लेते हैं कि जो मैं ढूंढूंगा उसका मुझे इश्तहार मिल जाएगा और फिर मैं बेचैन हो जाऊंगा उसको ख़रीदने के लिए। तो जजीरे ढूंढो ना यार, गो ऑनलाइन, गूगल पे जाओ, मैं भी ये करता हूँ, आइलैंड्स फॉर सेल, अभी जाकर ट्राई करें आप भाईजान, अभी जाएं और अभी, या अगर आप ये लैपटॉप पे देख रहे हैं, फ़ोन पे ज़रा देखें ना, आइलैंड्स फॉर सेल ग्लोबली। अब बेचैन करो ना अपने आप को, क्योंकि शर्ट ढूंढने का रास्ता ढूंढ लोगे मेरे भाई आप, है ना, क्योंकि आप बेचैन हो गए हो, अब आपको चाहिए, खुजली हो गई है। तो यूज़ दिस। देखो खुजली को यूज़ करने का तरीका है ना भाई। तो शर्ट टुच्ची चीज़ के लिए क्यों खुजली कर रहे हो यार? खुजली करो, फिर ऐसी करो, आप बोलो भाई जान मुझे चाहिए ये जजीरा,
हेलीकॉप्टर्स फॉर सेल ढूंढो ना यार, एयरप्लेन्स फॉर सेल ढूंढो ना भाई, लियर जेट की तो ख्वाब देखना शुरू करो, ख्वाब तो अच्छे देखो। तुम ख्वाब में भी सिर्फ पकौड़े समोसे खा रहे हो यार, मतलब ख्वाब में तो लॉबस्टर खा लो खुदा के वास्ते। सही बात। देखने में ख्वाब, मतलब ये वो वाली बात है कि ख्वाब में भी तुम्हें नानी आ रही है। प्रोग्राम तो करो माइंडसेट को। सो अगर ये वाला आपको चैलेंज है कि भाई मुझे तो खुजली हो जाती है, तो फिर एक बड़ी खुजली पालो, एक प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव खुजली पालो। वो आपने बड़ी खूबसूरत बात की। बेसिकली मैं रिलेट कर सकता हूँ कि जो प्रोसेस आपको देता क्या है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोसेस आपको बनाता क्या है। तो आप जो बनोगे ना उस प्रोसेस में, कि आपने एक जैसे फॉर एग्जांपल पकोड़े नहीं, आपने पकोड़े की दुकान का ख्वाब देखा है, तो अब आप स्ट्रगल भी करोगे, क्योंकि पकोड़े की दुकान का ख्वाब हासिल करना विल टेक मंथ्स एंड ईयर्स, और उसमें प्रोसेस में आप कुछ ना कुछ बनोगे भी। यस, पकोड़े तो फ़ौरन मिल सकते हैं आपको, थोड़ा सा अभी पैसे जाएंगे आएगा। 10 रुपए में पकौड़े आ जाएंगे, सही है, 1000 रुपए के पकौड़े आ जाएंगे, 2000 रुपए के खरीद लेंगे अगर आपने मोहल्ले को खिलाने, बस यही होगा ना भाई। तो आपको तो मज़ा आ गया। अब देखें मज़ा, उस चीज़ को आप बहुत देर तक एंजॉय नहीं कर सकते जो आसानी से मिल जाए, ऐसा ही है। और अगर मैं इसको पिछली वाली पॉडकास्ट से कनेक्ट कर लूँ एक सेकंड के लिए, कि बहुत सारे लोग शादी के लिए मचल रहे होते हैं लड़कों की बात कर लेते हैं, बहुत सारे लड़के शादी के लिए मचल रहे होते हैं, बावले हुए होते हैं कि मैं छुरा मार लूंगा अगर मुझे ये ना मिली तो, है। और जैसे ही वो मिल जाती है तो क्या करते हैं, अब क्या है 3 महीने 4 महीने के बाद बोलते हैं जानी घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि अब मिल गया ना वो, अगला क्या है। यू सी, सो आपको ना अपना गोल शिफ्ट करते रहना पड़ेगा। सही बात है। वैसे ही फाइनेंशियल गोल भी शिफ्ट करना पड़ता रहेगा। तो अगर आज आपका फाइनेंशियल गोल ये है कि भाई मैं जो हूँ वो एक्स पैसे कमाना चाहता हूँ और मेरा एविडेंस प्रोसीजर ये है कि वाई प्रॉपर्टीज़ हो मेरे पास या वाई एसेट्स हो मेरे पास, तो और सो दिस इज व्हाट आई डू, इफ़ आई हैव मनी इन द बैंक मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ। सो इफ़ यू हैव मनी इन द बैंक और आप कंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार मेरे पास इतना कैश रखा हुआ है, 100 रुपये कैश रखा हुआ है, फ़ौरन वो कैश गायब कर दें। अब बेचैनी होगी, बिल्कुल, क्योंकि आपको 100 रुपये चाहिए थे कंफर्टेबल होने के लिए, तो आप अगले 100 रुपये के लिए बेचैन होकर फिर काम करना शुरू कर देंगे, फिर 100 रुपये आ जाएंगे, फिर गायब कर दें, इन्वेस्ट करते हैं उसको, बोले भाईजान ये मुझे शक्ल देखनी नहीं है इसकी। आप मेरी बात समझ रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कॉन्स्टेंटली अपने लिए ना अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो आप ग्रो करेंगे कॉन्शियसली। सिर्फ ये नहीं कि हालात ने मुझे मजबूर कर दिया, भाई मैं खुद मजबूर करूँगा अपने आप को कि मैं पुश करता रहूँ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जिम जाते हैं, किसी का दिल करता है उठ के यार आज मैं भट्टे उठाऊंगा, कभी करता है कभी नहीं करता। जिस दिन नहीं करता ना उस दिन क्या करते हैं, उस दिन मजबूर हो गया, आप अपने आप को पुश करते हैं, पुश करते हैं। आप कहते हैं उठ उठ चलते हैं, वन स्टेप, अच्छा चल भाई, क्रिएट दैट सिचुएशन फॉर यू क्रिएट दैट सिचुएशन फॉर योरसेल्फ। और फिर आपकी एस्पिरेशन क्या होती है, जिम में ना तस्वीरें लगी हुई होती है बॉडी बिल्डर्स की, क्यों? क्योंकि नंगे लड़के देख के वो मज़ा आ रहा होता है क्या, मैं मुझे तो नहीं आता है, इंस्पिरेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो खुजली कितनी बड़ी होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास खुजली होती है भाई। आर्नल्ड होता है, सीबम होता है, ये बड़े बड़े नाम होते हैं, काय ग्रीन होता है, ये नाम होते हैं ना भाई, है। आजकल वो जो है वो जो पर्शियन वुल्फ है वो है मिस्टर ओलंपिया, नाम याद नहीं आ रहा, नाम ईरान का है, ईरान का है ना, ईरान का है, ठीक है। तो आप उसकी तस्वीरें देखें ना यार, यार ऐसा बनूंगा, ये होती है वर्ल्ड क्लास खुजली। हम क्या कर रहे हैं, हम पड़ोस के अख्तर भाई को देख रहे हैं, यार अख्तर भाई का डोला ना 15 का, जानी ये चाहिए, 15 का तो 6 महीने में हो जाएगा। ख्वाब तो अच्छा देख मेरे भाई। सही बात है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, हाँ, इसमें कितनी सच्चाई है, या फिर आप किस तरह देखते हैं इसको? यार इसमें दो बातें हैं इसमें जो बड़ी अहम है मुझे लगता है। देखें, पहली बात तो ये कि बहुत सतही तौर पे अगर हम देखें इसको, तो सतही तौर पे ये है कि क्योंकि मैं फ़हद को जानता हूँ तो मैं फ़हद के थ्रू बहुत सारे लोगों को जान सकता हूँ और मैं इसको लेवरेज कर सकता हूँ। और लेवरेज किस तरह से कर सकता हूँ कि फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन में कह लेता हूँ कि दीज आर पीपल हु आर ऑलरेडी प्री डिस्पोज टू अ सर्टन काइंड ऑफ बिहेवियर। तो ये जिम आते हैं, लेट्स अज्यूम एज अ फिटनेस कोच या एज अ फिटनेस एक्सपर्ट आपके पास ये लोग जिम आते हैं। अब मैं इस बात को लेवरेज कर सकता हूँ कि यार ये फिटनेस के लिए भी आते हैं और ये माइंडसेट के लिए भी आते हैं, तो ये माइंडसेट ठीक होगा इनका, और अब मैं इनके साथ कोई ना कोई बिजनेस वेंचर क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं इनका बिजनेस सीख लूँगा या सिखा लूँगा या एक तीसरी चीज़ क्रिएट कर लूँगा। तो ये तो हो गया नेटवर्किंग का फ़ायदा। एक बात ये है सतही फ़ायदा। सही। इसका ज़रा सा और डीपर फ़ायदा है, वो ज़रा सा मिलता जुलता है कम्युनिटी वाली बात से, और वो ये है कि मैं अपनी नेटवर्थ कैसे बढ़ा सकता हूँ। नेटवर्थ तब बढ़ा सकता हूँ जब मैं वो चीज़ें करूँगा जिससे नेटवर्थ बढ़ती है। सो एज आई थिंक सो आई फील, एज आई फील सो आई डू,
एज आई डू सो आई अचीव। यही है ना, पहले आप कुछ सोचते हैं, तो अगर आप सही सोचते हैं तो ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि आपने अपने दिमाग को फीड क्या दी है और उन लोगों ने क्या फीड दी है जो जिनसे आपने अपने आप को सराउंड किया हुआ है, नेटवर्क, और गोइंग टूवर्ड्स नेटवर्थ, देन आई फील अ सर्टन वे। मिसाल के तौर पे अगर आप उन लोगों में बैठते हैं जो सिर्फ डिस्करेजिंग बातें करते हैं और वो कहते हैं भाई कुछ नहीं हो सकता, तो घर आके आप मोटिवेट होते हैं? नहीं, कभी नहीं। घर आके कहते हैं अबे यार बस ठीक है यार, भाई चल रही है, चलने दो, सही बात, देखी जाएगी। अब नेटवर्थ बढ़ेगी बिकॉज एज यू थॉट सो यू फील। द ओनली रीज़न आई स्टॉप टॉकिंग टू माई एम्प्लॉयड फ्रेंड्स वॉज दिस ना, क्योंकि उनके लिए तो ये मैं किससे मशवरा लेता, उनसे तो ले ही नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार मैंने वैसी लीप ऑफ फेथ नहीं लिया है। हाँ? मैंने लीप ऑफ वो रो रहा है बस, बोल नहीं सकता कुछ। हाँ हाँ बस वो उसको उसको और वो इंतजार कर रहा है कि मेरा रोना कब उसको पता चले कि देख ये पछता रहा है, अब ये पछता रहा है। हाँ, ये सीन ऐसा ही है, ठीक हो गया। अब तो ये नेटवर्क इज योर नेटवर्थ की तरफ फिर जाते हैं। सो एज यू फील सो यू डू। अब ये डू वाला पार्ट आ गया भाई। देखिए डू वाले पार्ट में जो है ना बड़ा आसानी हो जाती है अगर आपके पास लाइक माइंडेड, लाइक एक्शनेबल लोग होते हैं। तो अगर मैं और आप दोनों जिम जाने के शौकीन हैं और हम दोस्त भी हैं, और मैं 3 दिन के बाद जिम पहुंचा और आपने कहा यार कहाँ थे, तो अब मुझे ये 2 चीज़ें समझ में आ रही। एक तो ये है कि यार मैं आऊँगा ना यार, अबे यार ये फहद तो अभी भी वही वज़न उठा रहा है, मैं 3 दिन के बाद आ रहा हूँ, मुझसे नहीं उठ रहा, तो मैं खुद मोटिवेट करूँगा अपने आप को कि मैं भी उठाता हूँ। ठीक हो गया, आप भी मुझे मोटिवेट करेंगे, एक और रैप मैं असिस्ट करता हूँ। अब मेरी वर्थ भी बढ़ रही है। बिजनेस में भी यही रेप्लिकेशन होगा ना, मेरा जानने वाला है, मैं आई कैन हेल्प देम आउट। और इसका एक थर्ड लेयर क्या है, बिजनेस इज नेवर डन बिटवीन बिजनेसेस, बिजनेस इज ऑलवेज डन बिटवीन पीपल। धंधा ना, मुझे एक बड़े पहले एक मेरे सीनियर ने समझाया था, धंधा ना इंसान करते हैं, कंपनीज नहीं करती। तो तुम अपना मुंह उठा के वहाँ ले जाओ और मैं अपना मुंह उठा के वहाँ ले जाऊँ ना, तो भी हम क्योंकि एक दूसरे को बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और वैल्यू करते हैं ना, तो हम बिजनेस कर लेंगे, चाहे मैं किसी और कंपनी में काम करता हूँ। बड़ी खूबसूरत बात है ना, मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि इट्स नेवर B2C, इट्स नेवर B2B, इट्स ऑलवेज H2H, ह्यूमन टू ह्यूमन। बस ह्यूमन टू ह्यूमन है। तो अगर आज एक सेकंड के लिए हम ये कहें कि भाई आपके मोहल्ले का सबसे मोतबर आदमी आपसे ये कहे कि बेटा ये काम किया करो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, और कल वो आपके मोहल्ले से चला भी जाए तो भी आप उसकी इज्जत थोड़ी छोड़ोगे, दैट ट्रांजैक्शन विल ऑलवेज रिमेन। तो वैसे ही जैसे आपके नेटवर्क का सबसे सक्सेसफुल शख्स आपके लिए हमेशा रोल मॉडल रहेगा। सो ऑन 3 layers योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो the people who you're surrounding yourself with and you're the average of the 5 people. ये बचपन से सुन रखा है ना हमने। तो भाई they will either encourage you or discourage you, enable you and empower you, or take your strength and energies away. और ये याद रखें बॉस, एक चीज़ बड़ी सिंपल है, एंड मैं ज़रा सा ब्लास्फेमस बात करने जा रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, चाहे तो एडिट कर दीजिएगा इसको। आप मुझे बात बताएं ना, किसी भी नबी और पैगंबर ने अपने आप को किन लोगों से घेर के रखा? सबसे करीबी साथी जो सुबह शाम उठने बैठने वाले थे वो कौन थे? बिलीवर्स थे या नॉन बिलीवर्स थे? पहले तो नॉन बिलीवर्स ही थे when they started their journey with। फिर 3 बिलीवर मिले, फिर मल्टीप्लाई होता रहा। तो ये बिलीवर्स ही साथ दे रहे थे ना। बिल्कुल, यही बिलीवर सहाबी भी बने ना, और कम्युनिटी डेवलप कर रहे थे। ये कम्युनिटी डेवलप कर रहे थे। सो व्हाई इज दिस एनी डिफरेंट? जो उनकी नेट वर्थ है एज अ प्रॉफिट और एज अ मैसेंजर किसी की भी, वो कैसे बढ़ी? बाय नेटवर्किंग। बिल्कुल, बाय देयर नेटवर्क। जो करंट एग्जिस्टिंग नेटवर्क था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें बीबी खदीजा थी, हज़रत अली थे और भी लोग थे, तो इन लोगों ने सबसे पहले बिलीफ को एक्सेप्ट किया कि बॉस हम तो बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह पे हम बिल्कुल बिलीव कर रहे हैं। जब इक़रा उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ये नेटवर्क ही तो था, अपना कज़न, अपनी बीवी, अपना जानने वाला, अपना बहुत करीबी दोस्त, फिर उनका नेटवर्क। तो नेटवर्थ नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ डिवाइन वर्थ, वो तो है यार, उसमें तो कोई शक और बात ही नहीं है, लेकिन
दुनियावी एतबार से मज़हब की नेटवर्थ कब बढ़ी? जब वो नेटवर्क बड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज इतने सारे मुसलमान हैं कि आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। हम अगर यूनिफाई हो जाएं, जो कि दुनिया को डर है कि अगर हम यूनिफाई हो गए तो बहुत बड़े चैलेंजेस आ जाएंगे बहुत सारे लोगों को, है ना। इसलिए हमें डिवाइड करके रखते हैं। ऐसा ही है ना। अब यार ये एक भाई ये अगर यकजा हो गए तो ये हमारा क्या काम होगा? ये तो हमारी दुकान तबाह कर देंगे। सो द नेटवर्थ इज बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। ब्यूटीफुल। बिजनेस में भी ऐसा ही है। अच्छा, नेटवर्क और नेटवर्क की जब हम बात कर रहे हैं तो नेटवर्क स्टार्ट होता है एक ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ आप काम करते हैं। सही, आपका पार्टनर कुछ हो गया है। बहुत दफ़ा हम क्या करते हैं कि हम दोस्तों को पार्टनर बना लेते हैं और बाद में हम रिग्रेट करते हैं। हाँ। तो पार्टनर बिजनेस में पार्टनरिंग के लिए आप क्या लगता है 2 से 3 ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए दैट पीपल शुड लुक फॉर? ओके, देखिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप ना एक जैसा काम या एक जैसी स्ट्रेंथ्स ना रखते हो, तो कॉम्प्लीमेंट कर जाएंगे आप। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुदरती तौर पे अगर मैं वैसे बात करूं तो आप अपनी बीवी में क्या क्या चीज़ें ढूंढते हैं। आप ये ढूंढते हैं कि क्या ये अच्छी माँ बन सकती है, ये तो नहीं सोचते ना इन माय केस कि ये अच्छा बाप बन सकता है, क्योंकि अच्छा बाप तो मेरा काम है ना बॉस, ये माँ बनेगी। तो जहाँ पे मुझे गर्म होना होगा ये नरम हो जाएगी, या मुझे जहाँ नरम होना होगा तो ये गर्म हो जाएगी। दोनों एक साथ गर्म या नरम नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसे ही जो आपकी पार्टनरशिप है दैट इज़ बेस्ड ऑन नंबर 1 कि भाई मेरे कॉम्प्लीमेंटिंग एरियाज़ में ये एक्सपर्ट हो। सो अगर मुझे ए आता है और इसको भी ए उतना ही अच्छा आता है, वी आर डेस्टिन्ड टू फेल, क्योंकि मैं अपने अंदर चैम्पियन चल रहा हूँ ए का और ये भी अपने अंदर चैम्पियन चल रहा है ए का। दिस विल ओनली हैव बेनिफिट्स जब मुझे ए आता है और इसको बी आता है, तो हम मिलके ए बी तो कर सकते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रिप्लेसमेंट फॉर ब्लाइंड ट्रस्ट। एंड ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं इस पर पैसे का भरोसा करता हूँ। ये मैं बार बार कहता हूँ लोगों को कि साहब पैसे का भरोसा जो है ना, तो आप अपने राइडर पे भी कर लेते हैं, क्योंकि आप उसको एक चेक देते हैं और कहते हैं बेटा इतना कैश ले आओ बैंक से, तो भरोसे का तो है, पार्टनर कर लें इसके साथ, नहीं करते ना। आप उसके डिसीजन पे भरोसा करें, दैट इज़ द पार्टनर। सिमिलर विद योर वाइफ। अगर आपकी बेगम ने आपके बच्चे को जूता मारा है तो आप इस बात को थोड़ी चैलेंज करेंगे कि अम्मी ने गलत बात पे जूता मार दिया, बिकॉज यू मस्ट ट्रस्ट कि अगर तुम्हारी वालदा ने बेटा तुम्हें जूता मारा है तो वो सही मारा है। दैट इज़ द पार्टनर। अदरवाइज ये एक लाइबिलिटी बन जाएगी। अब यार गलत बात पे जूता मार देती है यार, मुझे संभालना पड़ता है आके, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा बॉस। और कितने आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ऐसे कि वो फॉर एग्जांपल अपने बेगमात को मना करते हैं, या फिर अगर बेगमात के डिसीजन में चैलेंज कर देते हैं कि तुमने क्यों मारा इसको, जबकि उनको ये एम्पावर करना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारा डिसीजन है अपनी जगह, कि तुमने ऐसा क्यों किया है। ये काफ़ी फटे तो इस पे हो जाते हैं कि तुमने खास तौर पे जो बेटा बेटी में एक वो होता है ना कि नहीं यार बेटा बेसा कि ऐसा बेटे को नहीं मारना चाहिए, तो ये तो मैंने घरों में देखा है कि वो डिसीजन तक को वो करते हैं, है ना, और ये पार्टनरशिप इफेक्ट हो जाएगी। हाँ, पार्टनरशिप इफेक्ट होती है, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर बेटे की नज़र में वो माँ की भी अहमियत रहती नहीं, उसको पता है कि एक बंदा ऐसा जो इसको वीटो कर देगा। यस। अब आपने इस पार्टनर को भी खराब कर लिया और इसकी भी पार्टनरशिप खराब कर दिया आपने, और वो तो बिगड़ ही रहा है वैसे जो बिगड़, वो तो उसकी तो ऐसी तैसी कर दी थी आपने, वो तो आज़ाद हो गया। अब क्योंकि सुबह से शाम आप तो शायद बाहर हैं या काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, आप घर में बेशतर औकात अम्मियाँ ही हैं या माएँ हैं जो ब्यूटीफुल थिंग कि आप डिसीजन पे ट्रस्ट करना है। द ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन द डिसीजन। जिस तरह से आपको आपके वालिद पे अंधा भरोसा होता है बचपन में कि अगर मेरे अब्बू ने ये कहा है कि भाई ये काम सही है, तो आप क्या करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं? नहीं करते ना। आप कहते हैं एट द बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ दिस पर्सन's एबिलिटी ये बेहतर कर रहा है, और अगर प्रॉफिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉस हो गया तो कोई बात नहीं जानी, मैंने इसके डिसीजन को ट्रस्ट किया, उस वक्त यही ठीक डिसीजन था, अब यहाँ पे झगड़ा नहीं है। तीसरी बहुत अहम बात, देखिए साहब, तीसरी सबसे अहम बात यह है कि देयर हैज़ टू बी कंप्लीटली डिफरेंट पोर्टफोलियोज। ओके, बिल्कुल। मैं तुम्हारे काम में नहीं बोलूँगा, तुम मेरे काम में नहीं बोलना। ऐसा नहीं है कि भाई तुम मेरे काम में कहाँ घुस रहे हो। हाँ। सिंस आई ट्रस्ट योर डिसीजन, और तुम्हारे कॉम्प्लीमेंटिंग एसेट्स हैं या तुम्हारे कॉम्प्लीमेंटिंग एक्सपर्टीज़ के एरियाज़ हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अब मुझे ये पता है कि अगर मैंने बॉडी बनानी है तो मुझे फ़हद की सुननी है भाई। अब इसमें मैं बहस करना शुरू कर दूँ, यार फ़हद लेकिन मैं पता है क्या सोच रहा था, तो आप बोलेंगे हेलो भाई एक सेकंड, यार मैं यही तो काम करता हूँ मैं है?
तुम यार इसमें भी घुस गए। सही ये बात। कैसी बात है यार? अगर हमने मिलके जिम खोला है साथ, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि यार आप ना ऐसे बट्टे उठवाया करो और ये यूं करो और ये एंगल यूं होना चाहिए। बोलूंगा भाई ये इसका एरिया है। आप बोलोगे यार बुक्स यानी मुझे चेक करनी आती हैं, लेकिन इस वक्त ना इसके एरिया है, कोर एरिया, ये जाने। सही बात है ना? हाँ यार मार्केटिंग ये कर सकता, सेल्स मुझे आती है, बिल्कुल तो भाई तुम इश्तहार चलाओ, सेल्स क्लोज मैं करूँगा। ये दो एरियाज अलग अलग हैं। अलग अलग है। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी अलग अलग रखे जाते हैं और हर HOD को ये बोला जाता है कि अपनी दुकान तुम सही रखो, CEO ऊपर से मैनेज कर लेगा। सही बात। वेरी सिमिलरली पार्टनरशिप्स में भी आपको इस बात का रिस्पेक्ट करना होता है कि यार ये एरिया इस बंदे का या इस मेरे पार्टनर का ज़्यादा बेहतर है, तो मैं इसकी एक्सपर्टीज़ पे रिलाई करूँगा एंड आई मस्ट नंबर 2 ट्रस्ट हिज डिसीजन। सो व्हेन आई ट्रस्ट हिज डिसीजन एंड आई रिस्पेक्ट इट, तो फिर क्या बहस है? फ़ायदा होगा दोनों का, होगा नुकसान होगा जानी, अपनी मर्जी से थोड़ी नुकसान किया इसने। मैं भी यही करता शायद। सही। दैट्स इम्पोर्टेंट। ज़बरदस्त। अच्छा लास्ट सवाल हम करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे इसको। लास्ट सवाल बेसिकली फ़िटनेस से मुताल्लिक मैं इसलिए करूँगा क्योंकि आपका माशाल्लाह शौक़ है फ़िटनेस का, मैं भी, हम दोनों का अच्छा खासा एक एक्सपोजर है फ़िटनेस से। बट्टे आप भी उठाते हैं, डंबल्स आप भी उठाते हैं और हैवी उठाने का आपको शौक़ है। मुझे ये बताएं कि बहुत दफ़ा मुझे एज अ फिटनेस कोच कभी कोई बात करता है, क्योंकि ये बात फाइनेंस से निकल के आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस से निकल के आता है ना। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, लोग बोलते हैं यार इसका ROI क्या है। फॉर एग्जांपल दिस मच आई हैव टू इन्वेस्ट, जिम की फ़ीस हो गई, डाइट हो गया, मुझे ROI बताओ। ROI कुछ टैंजिबल लगे तो मैं सोचूंगा। सही है। सही। अब फिटनेस का ROI वैसे भी टैंजिबल नहीं हो सकता, सही है। इट हैज़ टू टेक टाइम, सही है। क्योंकि वैसे ही आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है। हाँ। आपका बिलीफ ही नहीं है कि आप सही हो सकते हैं, आपके पास केस स्टडी नहीं है, कभी आपने अपने आप को ठीक होते हुए देखा नहीं है, और अब आप चाहते हैं कि यार कोई टैंजिबल ROI भी मिले। तो इसके ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे कि यार फिटनेस में ROI किस तरह, आपने किस तरह नोट किया, आपकी लाइफ में किस तरह चेंजेस आए, तो ओके बताएं। देखिए भाई, इसमें ना मल्टीपल ROIs है, एक नहीं है। पहली बात तो ये है कि फिटनेस, जिस तरह से आपने कहा ना कि देखें, डिसिप्लिन मीन्स डूइंग समथिंग आफ्टर टेकिंग द डिसीजन दैट यू विल डू इट, and even when you are not motivated to do it, that is discipline. फिटनेस से अच्छी कम मिसालें हैं इसके लिए। चाहे आप आर्नल्ड हो, चाहे आप कोई भी हो, बाज़ औक़ात आपका दिल करता है अबे यार आज मैं टुल्ला मार लेता हूँ, है, और कितना मुश्किल काम है मुंह बंद रखना। सही बात। क्योंकि जो आपको डाइट फॉलो करनी होती है, आप कहते हैं भाईजान रात को भूख लग रही, 4 बादाम खा सकता हूँ। क्रेविंग्स के मसले अलग हैं ये सारे। बिल्कुल। ये कैसे होगा भाई? डिलेड ग्रेटिफिकेशन, वही चीज़ आ गई कि बॉस आज ये मेहनत इन्वेस्ट कर दो, आज ये टाइम इन्वेस्ट कर दो, आज ये डाइट में इन्वेस्ट कर दो, कल तुम्हें ये फ़वाइद होंगे। तो हम ना हर चीज़ को आइसोलेशन में देखते हैं। देखिए इंसान की ज़िंदगी ना आइसोलेशन में कोई भी पिलर खड़ा नहीं होता। बिल्कुल। तो हर चीज़ ना एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो आप ये गौर करेंगे, जो लोग फिटनेस की तरफ रुझान है उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो ज़रा चेक करें। अब जब ये शख्स कॉन्फिडेंट है और ये लेट्स से चलो एक नौकरी करता है या ये बिजनेस करता है, दो में से कोई एक काम करता है, कॉन्फिडेंट नौकरी करने वाले लोग, कॉन्फिडेंटली बिजनेस करने वाले लोग, रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सही हो गया। तो इसलिए थोड़ी कि वो जिम गया था तो उसने अचानक से ना फिलिप कॉटलर पढ़ ली थी कि यार मैंने अपने मुंह मार्केट करना है तो मैंने ना 16 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़ ली है। बॉस ऐसा नहीं हुआ है। सेल्फ बिलीफ बहुत बेहतर हो जाता है। सेल्फ बिलीफ उसका बहुत बेहतर हो जाता है। जब वो खड़ा होता है ना आपके सामने, तो आपको कहता है कि भाईजान मैं बताऊंगा आपको, और मैं इतना डिसिप्लिन्ड हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठ के चले जाता हूँ। तो मेरे पास ये भी डिसिप्लिन है कि मैं शाम को 6 बजे काम करके ख़त्म भी कर देता हूँ। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आप अपने फिटनेस के थ्रू, एंड ये नॉन वर्बल अंदर भी प्रोग्राम हो रहा है आपका, क्योंकि आपको अब आदत हो रही है उस वक्त वो काम करने के लिए जो आपके लिए ज़रूरी है जब आपका दिल नहीं कर रहा। एक बात। दूसरी बात, उस वक्त आप अपने आप को इस बात का मजबूर नहीं समझते कि भाई यार ये मुझसे होगा नहीं। कैसे नहीं होगा भाई? जब आप पहले दिन जिम में घुसते हैं तो आपसे 5 किलो का बट्टा नहीं उठता। 5 महीने बाद आप क्या करते हैं? 5 किलो से आप वार्म अप भी नहीं करते। 1 साल के बाद आप 5 किलो ने ना वो कहते हैं हाँ ये भी तो होते, अब यार यहाँ से शुरू किया था मैंने। सही बात। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड ग्रोथ का एक माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है आपके पास। यू नीड टू अप्लाई इट। अगर आप इसको आइसोलेशन में देख रहे हैं ना, तो ये नहीं होगा कभी भी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप बोले अबे यार मौत के बाद किसी ने देखा है जन्नत? भाई मैंने तो नहीं देखी। आपने देखी है? किसने देखी है? आज की तारीख किसी ने देखी है? नहीं।
तो क्या करें, मानना छोड़ दें? टेंजिबल नहीं है ना, टेंजिबल नहीं है। हैं? अल्लाह को देखा है, हाँ टेंजिबली देखा है? सही बात। नहीं देखा ना। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसमें बहुत दफ़ा हो गया था, वील सी इट देन वील बिलीव इट। हाँ। ये चीज़ बहुत सारी चीज़ों में नहीं है। आप बिजनेस में भी ये काम करते हैं कि यू हैव टू बिलीव इन इट देन यू सी इट हैपनिंग। सेम इज़ द केस हियर। ऐसा ही है। अच्छा अब आप आ जाइए, इसको मैं थोड़ा सा और कनेक्ट कर लेता हूँ साहब। देयर इज़ अ स्टडी, और ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स पे स्टडी हुई थी। पीपल हु आर बेटर लुकिंग आर बिलीवेबल। सही हो गया। सो नाउ आप अपने आप को ज़रा सा खाली पैमाने पे रखें और आप ये मुझे बताएं कि बेटर लुकिंग पीपल कौन होते हैं? पीपल हु टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। बिल्कुल। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका चेहरा ही हो जैसा होना चाहिए और आपके बाल यूँ बने हुए हों। हाँ श्योर, बिल्कुल ठीक है, बट दिस इज़ ओवरऑल पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग। बिल्कुल। आप तोंद में सूट पहन लें, आप तोंद वाले चाचा ही कहलाएंगे, सही बात है ना? और आपकी तोंद ना होना तो आप टी शर्ट में भी बिल्कुल चौकस लग रहे होते हैं। और हर आदमी कह रहा होता है यार हैंडसम आदमी है यार, क्या बात है यार इसकी। वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस पहले काम करती है। वो कहते हैं ना कि बंदा सबसे पहले मिलता है, उससे पहले आपकी एनर्जी मिलती है किसी से। यस, सो आपकी वो वाली एनर्जी ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाती है और आपको लोग जो है ना वो प्रेफर करना शुरू हो जाते हैं। दो तरह के सेल्समैन आते हैं। एक आता है कि जिसको जो बदहाल है, जिसका पेट निकला हुआ है और जिसकी कमर दर्द कर रही है और उसके अब बॉडी लैंग्वेज ही कह रही है कि जानी मैं थक भी गया हूँ, है, क्योंकि वो अपने सेहत का ख्याल नहीं करता या वो फिटनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो अब वो आया और वो कह रहा है कैसे फाद साहब यार ये मैं लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ज़बरदस्त है, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वर्सेस एक लड़का या लड़की जो भी है, एक फिट इंडिविजुअल आया है और वो कह रहा है सर दिस विल चेंज योर लाइफ, दिस इज़ व्हाट यू नीड एंड कोइंसिडेंटली आई एम हियर टू गिव इट टू यू टुडे। किसके साथ जाएंगे आप? सही बात है ना? सेकंड के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हम हुस्न परस्त हो या ना हो, हम फिटनेस परस्त सब लिमिनली ज़रूर हैं। हाँ। और दूसरी बात, एक बड़ी मज़े की, मेरे अब्बा जो है ना बड़े मज़े के आदमी हैं। बुलाना है उसको? बोलो। मेरे अब्बा जो है ना वो एक और बात करते हैं, कहते यार जिस शख्स को अपने पेट पे काबू नहीं है कि पेट कहाँ निकला जा रहा है और मतलब अदरक जैसा जिस्म इसका कहीं से भी कोई बोटी निकल जाती है, वो बाकी अपनी ज़िंदगी के किसी एस्पेक्ट पे क्या काबू करेगा? कोई डिसिप्लिन का एलिमेंट आ गया। बिल्कुल। सो अगेन वो जो कहते हैं ना कि यार टेंजिबल मुझे रिजल्ट्स दिखाएं, तो साहब दीज आर ऑल साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंसेस कि योर कॉन्फिडेंस लेवल गोज अप, योर हार्मोन्स आर बैलेंस्ड, यू आर फिट एंड आपकी हेल्थ ट्रांसलेट कैसे करती है, अब ये पिछले वाली पॉडकास्ट से थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं कोइंसिडेंटली, एंड दिस इज साइंटिफिक डेटा। ये मैंने अपने घर में बैठ के ये डेटा नहीं बनाता मैं ये साइंटिफिक डेटा है। People who are fit or who have active fitness regimes are more sexually active, natural. बिल्कुल। Okay. People who are more sexually active perform better at the office. Full stop. बिल्कुल। Data suggest कर रहा है। तो मेरे भाई इससे सारा कनेक्शन है, आराम से कनेक्शन है, tangible कर दिया। हाँ, अब आप ना माने तो यार भाई अबू जहल को ना कोई नमाज नहीं पढ़वा पाया भाई। सही बात है। तो भाई ना मानो तो ना मानो, कोई बात नहीं। ज़बरदस्त यासिर भाई, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। हमारी कोशिश ये थी कि आप जो भी बिज़नेस कोचिंग जो आपने हैट अभी पहना और जो भी हमने बातें की 1.5-2 घंटा जो भी बातें की वो सारी मनी माइंडसेट के हवाले से, क्योंकि हमारे पास ना बड़े अजीब से लोग हमारे इन्फ्लुएंसर्स बन गए कि गरीबो ऐसे पैसे कमाओ, ये कमाओ, वो कमाओ, लेकिन एक्चुअल पैसे कैसे कमाने, एक्चुअल एटीट्यूड क्या है, एक्चुअल माइंडसेट क्या होना चाहिए, बिजनेस माइंडसेट क्या होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स किस तरह होते हैं, किस तरह पढ़ाई जाती है, किस तरह घर में सिखाई जाती है, वो सारी बातें हम एक दरिया कूज़े में बंद करें। मेरा ख्याल से हम इतने कामयाब नहीं हुए, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम जैसे बात की शबीना भी इस पर चल सकती है, हम 3 दिन बात कर सकते हैं। तो वील इसके फीडबैक पे इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी 2-3 एपिसोड्स और करें और आपके साथ हम और इस पर मज़ीद बात करें, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ मेरा ख्याल से सर्फेस ही स्क्रैच कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी। लास्ट पॉडकास्ट जितनी मसालेदार तो नहीं है ये, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल आपकी लाइफ में है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पिछली पॉडकास्ट का इनका टॉपिक उठाएं और ये टॉपिक उठाएं तो दोनों इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि दोनों आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें अपनी राय से आगाह करते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। अगले एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और यासिर भाई को
खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।